नमस्कार, क्लोजिंग कॉल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे और मेरे साथ मेरे दोनों सहयोगी अभिषेक सत्यव्रतम और शरद दुबे जुड़ गए हैं। शरद दुबे की हिंदी सुनकर अभिषेक अब ऐसा लगता है कि हिंदी क्लासेस शरद से लेनी पड़ेगी। हिदायत, क्या वर्ड यूज किया है शरद? ये हमारे डायरेक्टर्स का कमाल है और हमारी जो प्रोड्यूसर टीम है बहुत अच्छे अच्छे हिंदी शब्द लेके आते हैं। और एक छोटा सा वो भी बता देता हूँ, अभिषेक हिंदी को बहुत सुधारी है। उर्दू में भी शरद थोड़ी सी एक्सपर्टीज हासिल कर रहे हैं आप। हाँ, बट वही तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट इतना अच्छा कि हिंदी बोलते हैं। लेकिन चलिए, ऑन द शो बाजार में तो हम देख रहे हैं कि कुछ हद तक रिकवरी नजर आई है, लेकिन आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी के बाद एज एक्सपेक्टेड टेकअवेज वैसे आते दिखे। बाजार वैसे ही रिएक्ट भी कर रहे हैं। ग्लोबल फ्रंट पर ट्रंप लगातार परेशान करने का काम कर रहे हैं। ऐसे में आज बचे हुए 1.5 घंटे में आपके लिए हम क्या कुछ लेकर आने वाले हैं, ये सबसे पहले आपके सामने रख देते हैं। उसके बाद स्ट्रैटेजी, खबरों वाले शेयर्स और हमारे दिग्गजों की पैनल को भी जोड़ेंगे। एफएनओ मार्केट चेक 2:05 पर 2:10 पर क्लोजिंग ट्रेड्स। हमारे एक्सपर्ट्स जुड़ेंगे, वो अपने ट्रेड्स, अपने कॉल्स आपके सामने रखेंगे। ऑप्शन के चैंपियन, ऑप्शन की एक दमदार रणनीति 2:40 पर हम आपके लिए लेकर आएंगे। और साथ साथ बीटीएसटी एसटीबीटी कॉल्स, मार्केट एट 3 इवन क्यूज। ढेर सारे ट्रिगर्स हैं, लेकिन बाजार में डायरेक्शन तो मिसिंग है। बाजार डायरेक्शन का इंतजार करे जा रहा है। इवेंट्स, ट्रिगर्स आ रहे हैं, लेकिन बाजार को नाखुश ही कर रहे हैं। लेकिन चलिए, बाजार की बड़ी बातें भी आपके सामने रख देते हैं। इस वक्त अगर आप देखेंगे, निचले स्तरों से एक रिकवरी अटेम्प्ट की है बाजार ने। 24,590, 24,700 के स्तर गए, 24,650 के स्तर गए, 600 के स्तर गए, अब 24,590 के लेवल्स, यानी कि 24,600 को इंटैक्ट रखने की लगातार कोशिश करता हुआ निफ्टी के 75 अंकों के निचले स्तरों से कह सकते बैंक निफ्टी में भी रिकवरी आती हुई और मजबूती के साथ, इनफैक्ट 100 अंकों की मजबूती 55,458 के स्तर पर निफ्टी बैंक जो है वो ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। सो दोनों निफ्टी और बैंक निफ्टी बेंचमार्क्स में रिकवरी आती हुई नजर दिखेगी आपको। वहीं पीएसयू बैंक शेयरों में सपोर्ट है। एसबीआई, कैनरा बैंक में तेजी का दौर इस वक्त नजर आ रहा है। सरकारी बैंक क्षेत्र हैं जहां से बाजार को कुछ हद तक सपोर्ट मिल रहा है। रियल एस्टेट, फार्मा और आईटी शेयर्स में बिकवाली हावी होती हुई दिखी है। इनफैक्ट फार्मा में बिकवाली का रीजन है जो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से टैरिफ इम्प्लीकेशंस की लगातार खबरें आ रही है, उसमें फार्मा सेक्टर को भी उन्होंने जोड़ा है। सेमीकंडक्टर पर भी बात करी है, लेकिन फार्मा कंपनियों के लिए, विदेशी फार्मा कंपनियों के लिए कुछ बयान जारी कर रहे हैं। डोमेस्टिक फार्मा, इंडिया की फार्मा कंपनियों पर टैरिफ इम्प्लीकेशंस की बात 200% से 250% तक की भी बात हो रही है। तो इन सब का एक इम्पैक्ट तो आना ही है। आईटी शेयरों में भी बिकवाली और रियल एस्टेट में भी क्रेडिट पॉलिसी अनाउंसमेंट के ठीक बाद रेट सेंसिटिव स्पेस और इसका एक असर इस वक्त तो दिख ही रहा है। तो बिल्कुल यहाँ पे जो है आप बात करेंगे ब्रॉडर इंडेसेस और बेंचमार्क इंडेसेस पे, तो ऑफकोर्स मूवमेंट्स देखने मिल रही है। एक रेंज बाउंड है, रिकवरी की अटेम्प्ट आ रही है, लेकिन बाजार जो है आप कह सकते हैं स्टॉक स्पेसिफिक ज़्यादा मूव कर रहा है। अर्निंग्स को लेके सेक्टरल भी मूव्स आ रहे हैं। ये सारी जो डिटेल्स है स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ क्लोज, ये जो है मानसी बताएं आपके बजर्स पे। एब्सोल्युटली शरद, कम है वैसे बजिंग स्टॉक्स आज के सत्र में और रणनीति पर और ये इवेंट्स जो आ रहे हैं इन्हीं पर फोकस है। बजिंग मोमेंटम वाले स्टॉक्स अब मार्केट में कम ही मिल रहे हैं क्योंकि मार्केट का टेक्सचर वैसा हो चुका है। लेकिन हाँ, कुछ तमाम स्टॉक्स हैं रिजल्ट बैक्ड एक्शन के चलते, न्यूज़ फ्लोज के चलते। आईआरसीटीसी और रेलवे स्टॉक से शुरुआत करना चाहूंगी। एक तो आरबीआई से ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर के तौर पर काम करने की मंजूरी आईआरसीटीसी को मिली और इसका एक असर है जो कि स्टॉक प्राइस में रिफ्लेक्ट होता हुआ 0.5% गेन्स यहाँ पर देखने को मिले हैं। तो पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो और इसका असर इस स्टॉक में इस वक्त एब्सोल्युटली रिफ्लेक्ट होता हुआ। एनसीसी, नागार्जुना कंस्ट्रक्शन कंपनी, मजबूत नतीजे आए और इन नतीजों के दम पर ही एक्शन है स्टॉक में अच्छा खासा मजबूती के साथ। कमजोर बाजार में भी 2-2.5% की तेजी पर यह स्टॉक ट्रेंड करता हुआ। ट्रेंड की जहां बात हो रही है तो ट्रेंड की बात करते हैं। ट्रेंड काफी अच्छा है। पिछले 5 सेशन से काफी बढ़िया तेजी और पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन की अगर बात करें ऑलमोस्ट 7.5% की तेजी पर यह स्टॉक 5,392 के स्तर पर इस वक्त कामकाज जहां पर नजर आ रहा है। हाई वॉल्यूम कैटेगरी स्टॉक्स की अगर बात करें, आईटीआई लिमिटेड न्यूज फ्लोज के चलते भी फोकस रेडार पर है। आज दिन की शुरुआत से भी मजबूती है स्टॉक में और ये मजबूती अब भी कायम है। ऑलमोस्ट 4% के गेंस के साथ ही है लिस्ट में। इसे किए बिना रह नहीं सकते क्योंकि जब से नंबर्स आए हैं, नंबर्स के बाद से स्टॉक जो है
एक तरफा तेजी की चाल पकड़कर रख रहा है। कहाँ ये 9,500 9,600 के आसपास था महज 2 ट्रेडिंग सेशन। आई थिंक शरद गुडफ्रे फिलिप्स के नंबर्स कल ही आए थे, राइट? कल से लेकर आज तक आप देखिए 10,000 9,800 के लेवल्स कल नजर आ रहे थे और अब 10,861 के स्तर। काफी बढ़िया मूव है, अच्छे नतीजों का इम्पैक्ट स्टॉक में। लेकिन सरकारी बैंक्स में मोमेंटम है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। रियल एस्टेट फार्मा में कमजोरी जैसे जिसका जिक्र हम थोड़ी देर पहले कर भी रहे थे। सो ऑल इन ऑल मार्केट का सेटअप है, टेक्सचर है, काफी वॉलेटाइल है। इस वॉलेटिलिटी में कुछ स्टॉक्स हैं, रिजल्ट बैक्ड एक्शन है और न्यूज़ फ्लोज का एक्शन है जो कि नजर आ रहा है। लेकिन इंडेक्स पर रणनीति क्या होनी चाहिए, इस पर भी फोकस करते हैं। अभिषेक, हम इंपॉर्टेंट लेवल्स लगातार छटते हुए देख रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए 24,600 के भी नीचे निफ्टी में कामकाज इस वक्त नजर आ रहा है और दिन भर में वापस कल ही के जैसी तस्वीर नजर आ रही है। बस रेंज में कामकाज और रेंज जो है टुवर्ड्स डाउन साइड ही फिसलती हुई। क्या राय है निफ्टी बैंक निफ्टी पर? मानसी, अभी जो हम निफ्टी के लेवल देख रहे हैं 24,595, एग्जैक्टली यही कल हमने इंट्राडे के लो भी देखे थे। तो बाजार में ऐसी कोई बहुत परेशानी नहीं है, ऐसा नहीं कि बहुत हम कोई गिरावट देख रहे हैं। और ट्रंप की बड़ी धमकी को भी बाजार ने एक तरह से हम कहेंगे कि नज़रअंदाज कर दिया है कि हम बहुत भारी टैरिफ लगाएंगे, फार्मा पर हम 250% का टैरिफ लगाएंगे। अब ये रोज रोज अगर ट्रंप कहेंगे कि नहीं हम इतनी टैरिफ लगा देंगे, उतनी टैरिफ लगा देंगे, तो बाजार उसको सीरियसली लेगा कब तक? आज जो हम देखिए बाजार में जो थोड़ी बहुत नरमी है ना, ये नरमी अनिश्चितता के चलते है। और इस नरमी की वजह और भी हम चाहें तो देख सकते हैं। एक तो ये कि बहुत हमने रोबस्ट अर्निंग ग्रोथ नहीं देखा। दूसरी चीज़ ये है कि FIs दूरी बनाए हुए हैं। ये ट्रंप के टैरिफ के चलते नहीं है, मतलब उसका डर होता तो फिर इतना नहीं होता। अब कितना 4.5% के भी गिरावट नहीं है निफ्टी में, 50-52 अंक ही नीचे है। निफ्टी बैंक हम देख रहे हैं कि बाकायदा 100 अंकों पर कारोबार कर रहा है। सरकारी बैंकों से सपोर्ट आज के सत्र में ज़्यादा मिल रहा है। तो अनिश्चितता जो है वो बाजार को हम परेशान कर रही है और चलने नहीं दे रही है। हालांकि अगर आप पिछले 4 दिन का आप ट्रेंड देखेंगे मानसी, तो निफ्टी ने 24,500 के सपोर्ट को अब तक बचा के रखा है और ये टूटने के बहुत कोई ऐसी आशंका लग नहीं रही है। अब ट्रंप ने 24 घंटे की जो मोहलत दी थी, अब वो धीरे धीरे खत्म ही होने वाली है। देखते हैं कि आज रात तक ट्रंप क्या करते हैं। तो उसमें होना यह है कि जो लोगों को ना डिलीवरी बाइंग करनी होती है, वो थोड़े से हाथ रोक के रखे हुए हैं। जो बिलीव करते हैं, BTST STBT करते हैं, उनके लिए मौके कम हो गए हैं। रिटेल थोड़ा सा डरा हुआ है, थोड़ा कॉशियस है। ऐसा नहीं कि बाजार में माहौल बहुत खराब हो गया है, बट अनिश्चितता जो है ये परेशान कर रही है। क्योंकि अगर आप सुबह अगर कोई देख के ट्रेड लेता, मान लीजिए बाजार फ्लैट था और इस उम्मीद में कि अच्छा ठीक गिरा नहीं, तो हमने देखा कि पॉलिसी के बाद बाजार नीचे आ गया। फिर वहां हो सकता है कि सोचता कि अच्छा अब तो प्रॉब्लम बढ़ रही है, कोई शॉर्ट करता, वो ट्रैप होता, बाजार फिर चल गया। तो दोनों साइड ये जो अनिश्चित माहौल है ना, इंट्राडे में जो स्विंग्स आ रहे हैं, ये चीज परेशान कर रही है। अब ये फार्मा शेयरों में कमजोरी तो है मानसी, लेकिन मुझे लगता है कि आप टैरिफ क्यों लगाते हैं कि आप कॉम्पिटिटिव एडवांटेज अपनी कंपनीज को दे दें। लेकिन इतनी ही आपकी कंपनियां अगर सक्षम होती हैं, तो आप जो करीब करीब 50% जो जेनरिक्स आप भारत से इंपोर्ट करते हैं, वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपके पास नहीं है वो जो इंफ्रा चाहिए ये फार्मा कंपनीज को लेकर, वो उतनी स्ट्रांग नहीं है। सस्ती दवाई आप नहीं बना पा रहे हैं, हम बनाते हैं। तो ये हो सकता है कि अभी थोड़ी बहुत ये गिरावट आए, लेकिन बहुत ज्यादा कोई असर इसका नहीं दिख रहा है। मतलब कोई पैनिक नहीं है। 250% की आप बात कर रहे हैं, बाजार में उतनी कोई घबराहट की बात नहीं है। तो निफ्टी के लिए जो सपोर्ट है, सुबह हमने जो सपोर्ट कहा था, सपोर्ट रेंज की हमने बात की थी, 24,600 से लेकर 24,500 की सपोर्ट रेंज है। अब इंट्राडे रेजिस्टेंस की बात करें 24,700, इसके ऊपर मुझे लगता नहीं कि अब ये कोई स्विंग आएगा यहाँ से। और 25,000 के ऊपर जब निकल जाए, तभी मुझे लगता है कि आपको अगर तेजी करनी हो, क्योंकि तब तक चीजें साफ हो जाएंगी। क्योंकि बिना ट्रिगर के 25,000 के ऊपर जाएगा भी नहीं, जब तक स्थितियां साफ नहीं होंगी तब तक ये जाएगा नहीं। तो उतार चढ़ाव बनी रहने की आशंका है। हम बार बार ये कह रहे हैं, संभल के ट्रेड करें, ट्रेड लाइट करें। आज ना ट्रेड लेके
अगर आपकी इंट्राडे कुछ है तो उसको समेट के जाएं, ओवरनाइट ट्रेड ना रखें, क्योंकि ट्रम्प रात को फिर उठेंगे, फिर कुछ कहेंगे, फिर थोड़ा सा सेंटिमेंट वीक होगा, तो सेंटिमेंट के लिहाज से नेगेटिव हो रहा है। निफ्टी बैंक की बात करें तो निचले स्तर से करीब 250 अंकों के आसपास से रिकवरी आ गई है और 4 दिन की गिरावट के बाद हम देख रहे हैं कि एचडीएफसी बैंक आज संभला है। हालांकि पॉलिसी जिस तरह की उम्मीद थी उसी तरह की आई है, उससे ज्यादा तो ना कोई सपोर्ट है ना कोई इसकी चिंता है। लेकिन जो इंट्राडे का सपोर्ट अब है 55,200 का है, 55,650 के आसपास का रेजिस्टेंस का लेवल है। यहां भी सलाह ये होगी कि ओवरनाइट ट्रेड आप ना रखें, बहुत रिस्की है प्रेडिक्ट करना बाजार के मूवमेंट को। आप ये देखिए कि जब आप बिना गैप के भी जब निफ्टी या फिर निफ्टी बैंक खुल रहा है, उसके बाद भी कितना वाइल्ड स्विंग आ रहा है इंट्राडे में, और उसको पकड़ना बड़ा मुश्किल है। तो थोड़ी स्थितियां शांत हो जाएं, क्लैरिटी आ जाए कि ट्रंप एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं, फाइनल क्या हो रहा है टैरिफ के फ्रंट पर, उसके बाद जाके चीजें थोड़ी मुझे लगता है यहां से सेटल होती नजर आएंगी और चीजें मुझे लगता है फिर सुधार की प्रक्रिया वहां से शुरू होगी। लेकिन फिलहाल थोड़ी मुश्किल तो है। लेकिन चलिए एक्सपर्ट्स को जोड़ लेते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं कुणाल शाह हैं, आदित्य अग्रवाल हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है कुणाल जी, आदित्य जी। आदित्य, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे। आप जरा बताइए कि आपने इंडेक्स को कैसे रीड किया है और आपके हिसाब से क्या ट्रेड लेना चाहिए, या फिर अभी उसी खेमे में है कि ना ट्रेड लें? गुड आफ्टरनून अभिषेक जी, शो पे बुलाने के लिए शुक्रिया। बहुत ही सपाट ट्रेड कर रहा है और कंसोलिडेशन हो रहा है। अब इसमें दो चीजें निकल कर आती है अभिषेक जी। एक तो ये कि नेगेटिव जितना भी आ रहा है यूएस के तरफ से, स्पेशली टैरिफ के तरफ से, और हम अगर रिजल्ट सीजन भी देख ले उतना उम्दा नहीं रहा है, वो सब नेगेटिव को मार्केट प्राइस इन कर रहा है और बहुत ज्यादा हमें कोई भारी गिरावट देखने नहीं मिल रही मार्केट में। स्लो एंड स्टेडी थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग जरूर आई है मार्केट में, लेकिन हम इसको मोरलेस कंसोलिडेशन का रूप कहेंगे और कंसोलिडेशन ही देखने मिल रहा है हमें मार्केट में। सो ये एक पॉजिटिव है कि मार्केट में ऐसा कोई ब्रेकडाउन नहीं देखने मिल रहा है, कंसोलिडेशन हो रहा है, थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग यस देखने मिली है। नीचे की तरफ अगर हम कर ले तो 24,500 का एक बेहतरीन सपोर्ट है, उसके नीचे 24,400 का एक बेहतरीन सपोर्ट है। तो ये दो जो रेखाएं हैं 24,400 24,500, ये आने वाले दिनों में एक अहम सपोर्ट के जैसे काम करेगी। और मुझे लग रहा है ये थोड़ा सा, जैसे कि आपने भी कहा, कि कूल ऑफ हो जाए ये एक बार टैरिफ के यहाँ से जो भी आना है फाइनल आके। मुझे लग रहा है मार्केट में हमें शॉर्ट कविंग रैली देखने मिल सकती है 25,000 के लेवल्स तक ऊपर के लिए। लेकिन करंट स्थिति के लिए अगर मैं कहूँ तो वेट एंड वॉच करना चाहिए, साइडवेज रहना चाहिए। एक बार ये सब अनसर्टेनिटी बाहर हो जाए मार्केट से, एक बार उसके बाद एक लॉन्ग ट्रेड लेना चाहिए यहाँ पे। और 24,600 के ऊपर डेफिनेटली अगर निफ्टी सस्टेन करता है तो 24,800 25,000 के लेवल्स आपको क्लीन दिखेंगे। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो मुझे लग रहा है यहाँ पे लीडरशिप बैंक निफ्टी की तरफ से आ सकता है अभिषेक जी। और हम देख रहे हैं आज कहीं ना कहीं पीएसयू बैंक्स ने रैली स्टार्ट की है, चुनिंदा लार्ज कैप बैंक्स भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो आने वाले दिनों में मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी जो इतने दिनों से अंडर परफॉर्म कर रहा है, शायद अब थोड़ी बहुत लीडरशिप ले और आउट परफॉर्म करे यहाँ से, और एक बार 25,500 के ऊपर सस्टेन करे बैंक निफ्टी तो 56,000 तक के लेवल्स को देखने मिल सकता है हमें आने वाले दिनों में। पे देखें तो पीएसयूज भी जो है सपोर्ट कर रहे हैं। हमने पहले भी बताया था आपको कि पीएसयू स्पेस पे अच्छी खरीदारी आ सकती है, जिस तरह इनके ट्रांसमिशन लेवल से वो ज़्यादा सही समय पे आ सकते हैं। और बड़े बड़े प्राइवेट बैंक्स के अभी भी ओवरहैंग्स चल ही रहे हैं, तो कस्टमर्स क्या पता पीएसयूज की तरफ ज़्यादा फ्लॉक करे अगर ट्रांसमिशन जल्दी आते हैं, खासकर कि फेस्टिव सीज़न भी आ रहा है। ये पॉइंट तो हमने बता दिया आपको, और पीएसयू बैंक्स पे नज़र रखिएगा। लेकिन चलिए अब क्लोजिंग कॉल्स की तरफ चलते हैं। तो क्लोजिंग ट्रेड में सबसे पहले आदित्य बताएं आपकी कौन सी पिक्स रहेंगे? बताना चाहूंगा शरद, गुड आफ्टरनून। बहुत ही बेहतरीन एक चार्ट सेटअप है यहाँ पे। करेक्शन देखने मिला था हमें, कंसोलिडेशन हुआ है अब, और एक बाइंग देखने मिल रही है। हालांकि मार्केट वॉलेटाइल है, एशियन पेंट्स लगातार अब एक बेस बना के हायर हाइज हायर लो बना रहा है। तो 2600 के टारगेट के लिए खरीदारी की सलाह रहेगी, 2450 का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है। तो एशियन पेंट्स मेरी तरफ से खरीदारी की सलाह। खरीदारी की सलाह है, टारगेट 2600, स्टॉप लॉस 2450 का। हमारे वायदे बाजार के शो में भी जो था नीलेश ने यही पिक दिया था एशियन पेंट्स पे, जहाँ पे खरीदारी की राय आ रही है। स्टॉक लगभग 2% ऊपर है। कुणाल, आपके क्या रहेंगे क्लोजिंग ट्रेड? आई थिंक मार्केट्स में आप जिस तरीके से देख रहे हो, मुझे लगता है निफ्टी आईटी जो हम लास्ट वीक से भी डिस्कस कर रहे हैं कि यहाँ पे अभी भी एक लास्ट लेग जो बाकी है, जो 34,000 पे खत्म होगा, जो एक गैप एरिया है फिल करने आएगा। सो आईटी पे अभी भी वीकनेस बरकरार रहेगी। उसमें से पहला सेल मेरा रहेगा कोफोर्ज,
कोफर्ज टेक्निकली आप देखोगे तो एक बेरिश फ्लैग का ब्रेकडाउन दिया है और मुझे लगता है कि ये मोमेंटम और भी डाउन साइड पे कंटिन्यू रहेगा। तो यहाँ पे सेल की सलाह रहेगी कोफर्ज पे। हाई लेवल्स पे आपको 1680 का स्टॉप लॉस लगाना है। डाउन साइड पे जो फर्स्ट टारगेट मैं देख रहा हूँ वो है 1590 का और सेकंड टारगेट है 1570 का। सो कोफर्ज पे सेल की सलाह रहेगी। आईटी करंट लेवल से भी मुझे वीक लग रहा है। जो स्टॉक मेरे बाय के रडार में यहाँ पे है वो है पीएसयू बैंक्स में से कैनरा बैंक। कैनरा बैंक में आज हमने अच्छी खासी वॉल्यूम बेस्ड बाइंग देखी है। कहीं ना कहीं ये सपोर्ट काफी स्ट्रांग बन चुका है और मुझे लगता है कि यहाँ से एक अच्छी खासी रैली आनी चाहिए कैनरा बैंक में। सो कैनरा बैंक पे बाय की सलाह है। रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है। 109 के आसपास चल रहा है। 105 का स्टॉप लॉस लगाना है। हाई लेवल्स पे मैं फर्स्ट टारगेट देख रहा हूँ 114 का और सेकंड टारगेट है 117 का। सो कैनरा बैंक बाय रहेगा करंट लेवल से और कोफर्ज सेल रहा है। ओके तो चलिए ये क्लोजिंग ट्रेड्स हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से। कोफर्ज में सेल स्ट्रैटेजी 1570 का पहला टारगेट, 1590 तक का दूसरा टारगेट, 1680 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिएगा। और कैनरा बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स पर भी फोकस है। लेकिन नतीजों का दौर चल रहा है, लगातार नतीजों पर विस्तार से हम कंपनीज के मैनेजर से बातचीत करते हैं ताकि मैनेजमेंट के प्लान्स एंड स्ट्रैटेजीज मूविंग अहेड फॉर अदर क्वार्टर्स क्या हैं। इसी कड़ी में एनआईटी लर्निंग सिस्टम के Q1 नतीजों पर बात करने के लिए कंपनी के मैनेजमेंट हमारे साथ जुड़े हैं। नतीजों की अगर बात करें ऑन दी फेस ऑफ इट नंबर्स में कुछ पैरामीटर्स में कंसर्न्स नजर आए, हालांकि कुछ पैरामीटर्स बेहतर रहे। कंपनी के रेवेन्यूज के फ्रंट पर 11% का इजाफा देखने को मिला। वहीं मुनाफे के फ्रंट पर कुछ कंसर्न्स अभी झेले कंपनी ने। मार्जिन जो है 20% से 23.6% पर जाते हुए दिखे। विस्तार से कंपनी के नतीजों पर बातचीत करने के लिए अब कंपनी के सीईओ और ईडी सपनेश लल्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। सपनेश जी, बहुत स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। अपना समय देने के लिए आपका शुक्रिया। मानसी दिस साइड, सबसे पहले नतीजों पर आपका टेक, क्वार्टरली अर्निंग्स को आप कैसे देख रहे हैं? मुनाफे के फ्रंट पर जो कंसर्न है उसके पीछे की वजह क्या है? और साथ ही ये जो जर्मनी बेस्ड एमएसटी ग्रुप आपने अक्वायर किया है, इससे किस तरह के बेनिफिट ओवरऑल बिजनेस स्ट्रक्चर पर होते दिखेंगे? थैंक यू। नतीजों पे जो नतीजे हमने डिक्लेयर किए हैं वो हमारी एक्सपेक्टेशन के साथ हैं। हमने एक्सपेक्ट और मार्केट को बोला था जो उसी के साथ बरकरार हैं। आपने कहा कि रेवेन्यू में ग्रोथ अच्छा हुआ है, 11% रेवेन्यू ग्रोथ, 8% कांस्टेंट करेंसी YOY, 5% सीक्वेंशियल ग्रोथ हुआ है। सो रेवेन्यू ग्रोथ अच्छा रहा है। कंपेयर टू प्रीवियस ईयर प्रॉफिटेबिलिटी कम है। इन लाइन विद आवर गाइडेंस। प्रॉफिटेबिलिटी कम इसलिए है क्योंकि हमारा प्रोडक्ट मिक्स आगे जाते हुए चेंज हो रहा है। एक नॉर्थ अमेरिकन रियल एस्टेट कॉन्ट्रैक्ट है जो अब 30 जून उसका लास्ट डेट था और पिछले क्वार्टर में वो टेल एंड पे वो कॉन्ट्रैक्ट था, तो इसलिए मुनाफे में, प्रॉफिटेबिलिटी में थोड़ा कमज़ोरी है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में जो कम है वो एमएसटी के ट्रांजैक्शन कॉस्ट की वजह से है। तकरीबन 100 मिलियन INR या 10 करोड़ का ट्रांजैक्शन रिलेटेड कॉस्ट रहा, उसकी वजह से प्रॉफिट आफ्टर टैक्स थोड़ा कम है। जो हमने एमएसटी ग्रुप में इन्वेस्ट किया, 100% एक्विटी लिया उसका, वो हमारे ग्लोबल एक्सपेंशन में काफ़ी सहायता देगा। डार्क रीजन जिसमें जर्मनी की रीजन है, स्विट्ज़रलैंड की रीजन है, उसमें लार्जेस्ट इकोनॉमिक फोर्स इन यूरोप, बेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज इन यूरोप हैं और एमएसटी के जो कस्टमर हैं वो टॉप इंडस्ट्रियल्स और ऑटोमोटिव कस्टमर्स हैं और उन कस्टमर्स को जर्मनी में और ग्लोबल सर्विसेज देने से वॉलेट शेयर एक्सपेंशन अपॉर्चुनिटी है। जो एमएसटी कंपनी हमारे साथ जुड़ी हैं, उनके 7 कस्टमर MTS कस्टमर्स बन जाएंगे। इसके बनिस्बत हमारे टोटल MTS कस्टमर 100 से ऊपर हो जाएंगे उनके ज्वाइन करने से, और हमें जर्मनी में स्पेशली और ग्रोथ एक्सेलरेट करने का मौका रहेगा।
जर्मनी में हमारे हिसाब से 40 से 50 कस्टमर्स का लिस्ट है जो हमारे कस्टमर्स बन सकते हैं। उनमें से तकरीबन 20 कस्टमर्स एमएस के पास हैं जिनको हम ग्रोथ एक्सेलरेट कर सकते हैं। ठीक है सर, कि मतलब आपने क्रूशियल जानकारी दी कि इसके फायदे क्या होंगे। सपने सर, अभिषेक बोल रहा हूँ। एक चीज़ और बताइए सर, क्या इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया है जो आपने कंपनी एक्वायर की है जर्मन? और दूसरी चीज़, अगर मैं रेवेन्यू की बात करूँ तो कितना कंट्रीब्यूट करेगा आपके अभी जो टोटल रेवेन्यू हो उसमें से उसका शेयर कितना हो जाएगा? तो इंटीग्रेशन शुरू हुआ है। हमने ये एक्विजिशन कंप्लीट किया है 9 जुलाई को, तो इंटीग्रेशन का कार्रवाई शुरू हुआ है। पूरा इंटीग्रेशन तकरीबन 6 से 9 महीने में कंप्लीट होएगा। काफ़ी चीज़ें करनी पड़ती है इंटीग्रेशन में, तो 6 से 9 महीने के दौरान में इंटीग्रेशन काफ़ी हद तक कंप्लीट हो जाएगा। इस कंपनी का नेट रेवेन्यू तकरीबन 10 से 11 मिलियन यूरोस का है फॉर द ईयर। तो 9 जुलाई से या 10 जुलाई से हमारे कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स में ये आना शुरू हो जाएगा। तो तकरीबन फुल क्वार्टर का बेनिफिट अब आपको ये पता होना चाहिए कि जुलाई, अगस्त, सितंबर क्वार्टर छुट्टियों का क्वार्टर होता है यूरोप में। तो ये हमारा जो फिस्कल Q2 है उसमें कंट्रीब्यूशन कम रहेगा, पर आगे जाके कंट्रीब्यूशन बढ़ना चाहिए। बहुत शुक्रिया, आपने बिल्कुल सारी की जो भी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन थी जो हमें जाननी थी आपने सारी बताई। गागर में सागर भरने का आपने काम किया, हमेशा अच्छा लगता है सर आपसे बातचीत करके। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। NIT लर्निंग मार्जिन थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन साफ किया सपने सर ने कि जो प्रॉफिटेबिलिटी पे हिट है ये दरअसल एक्विजिशन कॉस्ट के चलते है, जो कंपनी खर्च की कंपनी ने जो पैसे खर्च किए दूसरी कंपनी खरीदने पर। हालांकि हम शेयर में 3% के आसपास की गिरावट देख रहे हैं। इस पर जरा एक व्यू ले लेते हैं। कुणाल जी, NIT लर्निंग जरा चार्ट इसका चेक करके बताइए, कैसा लग रहा है आपको माहौल इसका? ओवरऑल अगर मैं लॉन्ग टर्म चार्ट्स देखूँ तो यही एक सपोर्ट जोन है जहाँ से स्टॉक हमेशा बाउंस देता है। तो 100-110 का लेवल है जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन रहा है। सो करंटली डेफिनेटली अगर कोई डिप मिलता है तो उसको यूटिलाइज करे बाउंस करने के बाय करने के लिए। ओवरऑल जो मोमेंटम आना स्टार्ट होगा एक बार स्टॉक 125 का लेवल क्रॉस करता है, फिर आपका मोमेंटम आना स्टार्ट हो जाएगा जो स्टॉक को हाई लेवल्स पे 135-140 तक लेके जा सकता है। तो शॉर्ट टर्म व्यू पॉजिटिव है, बट डिप्स पे बाय करने की सलाह रहेगी। जी बिल्कुल, NIT लर्निंग अर्निंग्स के बाद जो देखिए स्टॉक लगभग 3% गिरा है। कुछ खास रिकवरी नहीं आई है मैनेजमेंट कमेंट्री के बाद भी। लेकिन चलिए बिग एक्शन स्टॉक्स की तरफ चलते हैं। किन शेयरों में जो है एक्शन देखने मिल रहा है, सारी डिटेल्स हमें सृष्टि बताएंगी। गुड आफ्टरनून सृष्टि। गुड आफ्टरनून शरद। बिग एक्शन स्टॉक में आज सबसे पहले बात करते हैं फार्मा शेयरों की। जिस तरीके से 250% का टैरिफ लगाने का डोनाल्ड ट्रंप ने फार्मा पर अपना व्यू बताया है, उसको लेकर जो है पूरे फार्मा इंडेक्स पे दबाव है। आप देखिए 2% की गिरावट है और साथ ही साथ कई सारे दिग्गज जिनका US में एक्सपोजर ज़्यादा है वहाँ पर सबसे ज़्यादा चिंताएं आ रही हैं। इसके चलते हम देख भी रहे हैं इंडेक्स में गिरावट है, पर जैसे आप बाकी स्टॉक्स देखें ऑरोबिंदो, जाइडस, ग्लेनमार्क, ये सभी आज गिरावट का शिकार हो रहे हैं। तो यहाँ पर दिख रहा है बिग एक्शन। पर फार्मा स्पेस में से बिग एक्शन आप डिवीज लैब में भी देखेंगे, क्योंकि नतीजे इस बार काफ़ी निराशाजनक देखने को मिले। मैनेजमेंट ने कमेंट्री में ये भी बताया कि प्राइस इरोशन या प्राइसिंग को लेकर भी दबाव है। और आप मार्जिन देखिए, जहाँ पर बीते क्वार्टर में लगभग 33% के मार्जिन थे, गाइडेंस अच्छी थी, उम्मीद अच्छी लगाई जा रही थी, पर अब वो मार्जिन्स घटकर फिर से 30% आ गए हैं, जिसके चलते स्टॉक फिलहाल डे लो पर है। इसके अलावा ऑटो काउंटर्स में बजाज ऑटो के नतीजे आए, नतीजे तो ठीक रहे। यहाँ पर मार्जिन्स जो है खास
तौर से 19.7% थे, बजाय स्ट्रीट एस्टिमेट या हमारे अनुमान जो 19.3 था, तो उससे बेहतर नतीजे थे। पर जी हाँ, जैसे हम बता रहे थे कि वॉल्यूम ग्रोथ जो आप देखेंगे वो साल दर साल मामूली से 1% की ही बढ़त देखने को मिली है, तो उसको लेकर भी रिएक्शन भी कुछ उसी तरीके का है। उसके अलावा बिग एक्शन आप इंडिगो में देखेंगे, जहां पर उन्होंने बेंगलुरु में अपनी MRO फैसिलिटी की शुरुआत कर ली है। इसको लेकर स्टॉक थोड़ा एक्साइटेड जरूर है, क्योंकि ऐसे बाजार में भी लगभग 0.25% की तेजी इंडिगो स्टॉक होल्ड कर रहा है। अब कुछ बात करते हैं कुछ ट्रेंडिंग स्टॉक्स और सेक्टर्स की। तो आज एशियन पेंट्स में काफ़ी अच्छा मूव है। देखिए, बाकी पेंट काउंटर्स इतना अच्छा नहीं प्रदर्शन कर रहे, पर एशियन पेंट्स काफ़ी एक अच्छा मूवर रहा है, लगभग 2.5% की यहाँ पर तेजी। और आखिरी में आज लाइफ इंश्योरेंस काउंटर्स में काफ़ी अच्छा मूव है, चाहे आप HDFC लाइफ देख लीजिए या फिर SBI लाइफ, वहाँ पर भी काफ़ी अच्छा एक्शन आज के सत्र में देख रहे हैं। तो ये तमाम स्टॉक्स और सेक्टर्स जहाँ पर हम फिलहाल देख रहे हैं बिग एक्शन। धन्यवाद सृष्टि। और लाइफ इंश्योरेंस स्टॉक्स डोमेस्टिक फेसिंग है, यहाँ पे भी अच्छी बाइंग आ रही है। और ये ट्रेंड हमने सुबह ही बता दिए थे, हमारे गेस्ट शरण ने बताई थी कि लाइफ इंश्योरेंस स्टॉक्स पे नज़र रखेंगे। लेकिन एक कुणाल, एक बार NIT लर्निंग पे वापस आते हैं। यहाँ पे आपकी क्या कॉल्स थे, क्या इंपॉर्टेंट लेवल से ज़रा ये बताएंगे। थोड़ी देर पहले आई थिंक दर्शकों को हमने NIT बताया था, NIT लर्निंग नज़र पे है। हमारे मैनेजमेंट की बातचीत के बाद स्टॉक थोड़ा सा रिकवर करने का कोशिश ज़रूर कर रहा है, लेकिन कुणाल बताए इस काउंटर पे क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे। ओवरऑल अगर आप देखोगे तो काउंटर वीक रहा है, जहाँ पे लोअर टॉप लो बॉटम फॉर्मेशन डाउन ट्रेंड में चल रहा है। यहाँ पे अगर स्टॉक को वापस अपनी स्ट्रेंथ गेन करनी है तो जो रेजिस्टेंस है 350 355 का वो निकालना होगा। वहां से हमने बहुत मल्टीपल रिजेक्शन देखा है स्टॉक में। सो व्यू अभी भी साइडवेज टू नेगेटिव रहेगा स्टॉक के लिए। यहाँ पे तुम अगर कोई बाउंस आता है तो प्रॉब्ली एक अपॉर्चुनिटी रहेगी जहाँ पे आप एग्जिट कर सकते हो। अगर कोई फ्रेश लॉन्ग ट्रेड लेना भी है तो वेट करिए 355 के ऊपर ब्रेकआउट होने का। अगर वो होता है तो एक अच्छी खासी रैली हम हायर एंड पे देख सकते हैं। जी बिल्कुल, सेल ऑन राइज की जो है रणनीति NIT लर्निंग की तरफ। और लर्निंग की बात करें तो AI अपस्किलिंग वाली थीम वाली स्टॉक भी ज़रूर है, तो इस पे भी हमारी नज़र रहेगी। आदित्य, PSU बैंकिंग स्पेस एक आउटलायर है आज के बाज़ार में। ऑफकोर्स RBI MPC का भी इम्पैक्ट आया है, ट्रांसमिशन में एक बेनिफिट आ सकती है, Q1 नंबर्स भी अच्छे हैं, ये बार बार हम बता भी रहे थे। और FNO सेगमेंट में भी बात किए थे जब वो हरे निशान में आ गया था। देखिए यहाँ से एक अच्छी अपमूव देखने मिली है डेज हाई लेवल्स पे। तो ये एकमात्र सेक्टर जो हम आपको पहले ही आइडेंटिफाई करवा दिए थे 18 हाउस स्वदेश में। और सरकारी बैंकों में जो खरीदारी देखने मिल रही है। आदित्य, कौन सा बैंक पे जो स्ट्रेंथ आपको लग रहा है पोजिशनली और अच्छा देखने मिल रहा है, और एक अच्छा अपमूव यहाँ से भी देखने मिल सकता है। देखिए रिस्क रिवॉर्ड अच्छा होना चाहिए। स्टॉक्स मेरे रडार पे है। पहला है कैनरा बैंक, एक डबल बॉटम फॉर्मेशन किया है स्टॉक ने अराउंड 105 ऑड लेवल्स पे। वहाँ से एक अच्छी रिकवरी देखने मिल रही है हमें स्टॉक में, अच्छे वॉल्यूम्स हैं आज स्टॉक में। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड काफ़ी फेवरेबल है। ऊपर में 118 के लेवल्स वापस से देखने मिल सकते हैं। तो ये ब्रॉड जोन में ट्रेड कर रहा है, लोअर एंड ऑफ दी जोन से रिवर्सल देखने मिल रही है हमें स्टॉक में। 118 के टारगेट लगाना है, यहाँ पे 105 का स्टॉप लॉस लगाना है, और इसमें एक फ्रेश लॉन्ग एडिशन कर सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा का भी चार्ट मुझे यहाँ पे उम्दा लग रहा है। 200 DMA पे सपोर्ट लिया है स्टॉक ने। 2 दिन पहले एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनी थी स्टॉक में एक अच्छे वॉल्यूम्स के साथ। आज उसको फॉलो अप हमें बाइंग पैटर्न देखने मिल रहा है वहाँ पे। तो 250 255 यहाँ पे 2 टारगेट्स निकल कर आएंगे बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए, तो उसमें भी खरीदारी कर सकते हैं। नीचे स्टॉप लॉस लगाना है 236 रुपए का। एंड फाइनली द बिग बॉय SBI, मुझे लग रहा है यहाँ पे भी थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग रैली देखने मिलनी चाहिए। हैमर पैटर्न के बाद हमने बैक टू बैक 2 ग्रीन कैंडल्स देखे हैं। आज के सेशंस पे भी थोड़ी बहुत बाइंग देखने मिल रही है। तो 840 के लेवल्स के लिए इसमें खरीदारी करनी चाहिए, और इसमें स्टॉप लॉस लगाना है 795। तो कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और SBI मेरे रडार पे तीनों ही स्टॉक्स है, और तीनों में कहीं ना कहीं यहाँ से एक अच्छी खासी बढ़त देखने मिल सकती है, और रिस्क टू रिवॉर्ड काफ़ी फेवरेबल है। बैंक ऑफ बड़ौदा और SBI रिस्क टू रिवॉर्ड फेवरेबल। और स्ट्रैटेजी जो आदित्य की तरफ से आ रही है वो आपके स्क्रीन पर लगातार हम फ्लैश कर रहे हैं। लेकिन नतीजों का ट्रेंड इस वक्त और नंबर्स के फ्रंट पर ट्रेंड पर फोकस होना चाहिए। ट्रेंड के स्टॉक को एक बार पुल अप करते हैं, और पिछले 3 से 4 ट्रेडिंग सेशंस में स्टॉक में हमने देखा ऑलमोस्ट 7.5% तक के रिटर्न्स नजर आए हैं। आज के सत्र में भी नतीजों से ठीक पहले स्टॉक में मूव है, लेकिन क्या कंपनी के नंबर्स के एक्सपेक्टेशंस भी वैसे ही हैं? क्या एक्सपेक्टेशंस पॉजिटिव नजर आ रहे हैं? ट्रेंड के नतीजों से क्या उम्मीदें लगानी है, ये बता रही हैं स्नेही बताएं। ट्रेंड के नंबर्स के प्रीव्यूज, व्हाट आर द एक्सपेक्टेशंस?
जी हाँ, बिल्कुल सारी नज़रें रहेंगी ट्रेंड के क्वार्टर वन के आंकड़ों पर और हमारी उम्मीद है कि हम ये टाइम वीक क्वार्टर देख सकते हैं ट्रेंड के द्वारा, क्योंकि याद कीजिए कि जब कंपनी ने अपना क्वार्टर वन का अपडेट दिया था तब भी स्टॉक 12% नीचे था उस दिन, क्योंकि अपडेट भी काफ़ी वीक था। अगर हम स्टैंडअलोन ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखें तो कंपनी के अपडेट के हिसाब से रेवेन्यू आ रहा है 5061 करोड़ पर। यह आंकड़ा लास्ट ईयर 4228 करोड़ पर था, तो लगभग 20% की अपटिक हम यहाँ पर देख सकते हैं। एबिटा का ग्रोथ हम देख रहे हैं 730 करोड़ कंपेयर टू 611 करोड़, तो लगभग 19% 19.5% की अपटिक हम यहाँ पर भी देख सकते हैं। नेट प्रॉफिट के बारे में बात करें तो 390 करोड़ पर ये आंकड़ा आ रहा है, लगभग 14% का अपटिक है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। मार्जिन में हमें हल्का सा दबाव दिख सकता है, 15.1% की उम्मीद है और 15.3% आंकड़ा था लास्ट ईयर। अगर एक्सपेक्टेशंस के बारे में बात करें तो रेवेन्यू ग्रोथ हमें 20% पर दिख रहा है, जबकि ट्रेंड का नेट स्टोर एडिशन ईयर ऑन ईयर बेसिस पर लगभग 30% है। इसका मतलब ये है कि सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ थोड़े से दबाव में हो सकते हैं इस बार। एबिटा मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन की उम्मीद है, क्योंकि ग्रोस मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन हमने देखा है ज़ूडियो के हायर मिक्स के वजह से। मैनेजमेंट ने अपने एजीएम में भी कहा था कि कोर फैशन जो बिजनेस है उनका कोर फैशन का, वहाँ पर लगभग 20% का ग्रोथ हम देख सकते हैं, जो कि हिस्टोरिकल लेवल से काफ़ी नीचे है। वेस्ट साइड ने कोई भी स्टोर्स ऐड नहीं किए हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर, और ज़ूडियो में भी नेट सिर्फ एक स्टोर की एडिशन हुई है, तो यहाँ पर भी हमें थोड़ी वीकनेस दिख सकती है। और रेवेन्यू पर स्क्वायर फीट की उम्मीद है कि ये डिक्लाइन होगा लगभग 5.5 से 6% तक। अब जब आंकड़े आ जाएंगे तो फैक्टर्स रहेंगे देखने के लिए, सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ की कमेंट्री, कंपनी की क्या कमेंट्री रहती है, डिमांड आउटलुक क्या है कंपनी का मेट्रोज में और टियर 2 और टियर 3 सिटीज़ में, फेस्टिव सीजन जो कि अब बस कुछ ही दिनों दूर है, वो फेस्टिव सीजन के लिए क्या उम्मीद रखती है कंपनी, और स्टोर एक्सपेंशन गाइडेंस क्या है कंपनी का। तो सारी नज़रें रहेंगी ट्रेंड के क्वार्टर वन पर, बट ऑल इन ऑल हम एक क्वार्टर की उम्मीद रख रहे हैं। चलिए, स्टॉक में पॉजिटिव मूव्स हैं। पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन से बढ़त के साथ ट्रेंड का स्टॉक का कामकाज कर रहा है, लेकिन नतीजों से उम्मीदें कमज़ोर नंबर्स की है। नंबर्स आज आ जाएंगे और जैसे ही नंबर आएंगे हम आपके सामने वो नंबर्स नतीजे रखेंगे भी, और तब देखेंगे कि स्टॉक में किस तरह का रिएक्शन आ रहा है। कुणाल, एक ट्रेक आपसे ट्रेंड पर भी जानना चाहेंगे। 5366 के लेवल्स पर इस वक्त कामकाज है और पिछले 4 सेशंस में स्टॉक में ऑलमोस्ट 7.5% के गेंस देखे जा चुके हैं। ट्रेंड अगर आप देखोगे तो एक बड़ा अंडर परफॉर्मर रहा है इस मार्केट में, एंड ओवरऑल स्टॉक में देखोगे तो हायर लेवल से एक अच्छा खासा करेक्शन है। मैं अगर लॉन्ग टर्म चार्ट्स यहाँ पे देखने जाऊँ तो हम डेफिनेटली एक ओवरसोल्ड की जोन में है, तो यहाँ से एक पुल बैक एक्सपेक्टेड था। अब यहाँ से ट्रेंड के लिए 5500 का लेवल क्रूशियल है। हमने वहाँ से भी मल्टीपल टाइम्स रिजेक्शन देखे और वो स्टॉक लेवल पार नहीं कर पा रहा है। तो रिजल्ट के बाद 5500 पार कर लेता है, उसके ऊपर सस्टेन करता है, तो हम कह सकते हैं कि एक नई रैली के लिए स्टार्ट हो चुका है स्टॉक। फिर आपको बहुत ही जल्दी 6000 6200 के भी टारगेट दिखाई देंगे। सो आई थिंक वेट एंड वॉच है, कोई ये लेवल पे ट्रेड लेना सेंस नहीं बनता है क्योंकि रिजल्ट है। वेट करिए 5500 का लेवल निकलने के लिए, अगर वो निकलता है तो एक अच्छा बुलिश मोमेंटम बनना स्टार्ट हो जाएगा। ये एक राइट ट्रेंड पर। इस बीच पिडिलाइट के नतीजे आपके स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। कंसोलिडेटेड मुनाफा 567 करोड़ से बड़ा है, ये 672 करोड़ पर जाता हुआ। सालाना आधार पर मुनाफे के फ्रंट पर इजाफा 3395 करोड़ से कंपनी की आय 3753 करोड़ पर, यानी कि रेवेन्यू के फ्रंट पर भी बढ़त हाथ लगी है। ऑन ईयर ऑन ईयर बेसिस कंसोलिडेटेड प्रॉफिट के डेटा और साथ ही रेवेन्यूज के डेटा हमारे सामने हैं और दोनों में इजाफा होता हुआ देखने को मिला है। स्टॉक प्राइस में भी एक मूव आप देखेंगे, करीब 1.5 से 2% तक की तेजी। नतीजों का इम्पैक्ट है जो कि स्टॉक में रिफ्लेक्ट होता हुआ। मार्जिन और अन्य फिगर्स भी आपकी स्क्रीन पर जैसे आते जाएंगे हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन आदित्य, एक टेक आपसे पिडिलाइट पर। क्वार्टरली नंबर्स अच्छे नजर आ रहे हैं और उसका एक असर हम देख रहे हैं स्टॉक में। वॉलेटाइल मार्केट्स में भी हम देख रहे हैं ऑलमोस्ट 1.5% की तेजी पर यह स्टॉक। ये लगातार 3 दिन से हम देख रहे हैं स्टॉक में एक अच्छा खासा अप मूव हमें देखने मिल रहा है और अच्छे वॉल्यूम्स पे देखने मिल रहा है। तो ये कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस दे रहा है कि ये जो कंटिन्यूएशन होना चाहिए अप मूव का, और ये आने वाले दिनों में 3150 के लेवल्स वो टेस्ट कर सकता है। तो अगर आपके पास स्टॉक ऑलरेडी है पिडिलाइट का, तो बने रहना चाहिए 3150 के टारगेट्स के लिए। और अगर फ्रेश एंट्री के मौके ढूंढ रहे हैं तो आप करंट लेवल से भी खरीदारी कर सकते हो। और अगर आपको थोड़ी बहुत डिक्लाइन 3000 के लेवल्स तक देखने मिलती है तो ऐड करें स्टॉक में, डिक्लाइंस पे ऐड करें, 2900 का स्टॉप लॉस लगाए
और 3150 पहला टारगेट रहेगा, अगर उसको निकालता है तो और यहाँ से 100 पॉइंट का जंप 3250 तक देखने मिल सकता है। तो दो टारगेट्स के साथ जाना चाहूँगा, 3150 3250, और डेफिनेटली इसको ऐड करना चाहिए अपने पोर्टफोलियो में फ्रॉम मीडियम टू लॉन्गर टर्म ऑल्सो और फ्रॉम ट्रेडिंग परस्पेक्टिव ऑल्सो। भी पॉजिटिव, मीडियम टू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव भी पॉजिटिव इस वक्त आता हुआ, और स्टॉक प्राइस भी रिफ्लेक्ट हो रहा है बिकॉज ऑफ द नंबर्स जो कि पॉजिटिव हैं। इस बीच एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लेकिन हमारी पैनल पर विवेक कारवा भी जुड़े हैं। विवेक, गुड आफ्टरनून, आपसे भी बातचीत करेंगे और बाजार पर विस्तार से आपका टेक भी जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है क्लोजिंग कॉल में, और हम देख रहे हैं कि बाजार में फिर से गिरावट थोड़ी सी गहरा रही है, और निफ्टी बैंक अपने जो 100 अंकों के गेंस थे उसको सरेंडर करके लाल निशान में फिसलता हुआ दिख रहा है। 55,350 के आसपास है, और निफ्टी की जो कमजोरी है वो है 100 अंकों के आसपास की। तो स्विंग्स काफ़ी आ रहे हैं, और जो थोड़े से मतलब अगर आप वीक हार्टेड हैं तो इन स्विंग्स से आपको परेशानी भी काफ़ी ज़्यादा होगी। तो अच्छा है कि नहीं इंडेक्स से दूर रहिए, स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच बाजार में अपना के चलिए। हमारे साथ वृद्धि इन्वेस्टमेंट के विवेक कारवा भी जुड़ गए हैं। विवेक जी, आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर आजकल मार्केट में, क्योंकि स्थिति तो ऐसा, आप बताइए आप क्या कर रहे हैं। अभिषेक जी, कोई जरूरी नहीं होता बाजार में आप रोज कुछ ना कुछ करो, और कभी कभी लाइफ एंजॉय भी करना चाहिए और छुट्टी मार लेनी चाहिए जब यूएस से स्टेटमेंट्स अजीबोगरीब आए। तो हाँ, सिचुएशन वैसी है। तो अभी तो ये है कि अगर बाजार और नीचे जाता है तो इन्वेस्टमेंट की सलाह दी हुई है क्लाइंट्स को वगैरह कि कोई भी अगर करेक्शन आता है पैनिक, तो यहाँ पे अपने को बाइंग ही करना है। एक दो कारण है। जैसे अभी आज बात चल रही थी कि अगले एक साल के अंदर 250% तक टैरिफ फार्मा में ऊपर चला जाएगा, और कल कई क्लाइंट्स का कॉल और मैसेज आ गए, वो मैं बाद में शेयर करूंगा 4-5 दिन बाद। स्क्रीनशॉट मैंने ऑलरेडी परमिशन भी ले लिया कि ये मैं शेयर करने वाला हूँ आपका नाम हटा के, कि सर नींद उड़ रही है, फार्मा से निकल जाते हैं बाहर। मैंने मैंने यही कहा कि 2-3 दिन नींद उड़ेगी, उड़ने दो, नो इश्यूज, लेकिन आप बाहर निकल के जितना टैक्स भरोगे उससे ज्यादा आपको डाउन साइड नहीं दिखने को मिलेगा इधर। तो सिचुएशन ये है कि जो जो शब्दों में होता है वो कोई जरूरी नहीं है आपको ऑन पेपर भी देखने को मिले। और ये बात सही है कि अगर कुछ हद से ज्यादा अगर टैरिफ्स बढ़ते हैं तो वो यूएस को भी इफेक्ट करने वाले हैं। तो ये खाली वन साइडेड वन वे नहीं होने वाला है, ये टू वे इफेक्ट होने वाला है। तो इसके लिए मुझे लगता है कि इस बार जो भारत ने भी रुख अपनाया है, एकदम पहले डिफेंसिव हुआ करते थे, अब एकदम ऑफेंसिव पे चले गए, जहां और तो और मतलब इंडियन आर्मी भी मजाक उड़ाने लग गई है। तो इसका इसका आपको हो सकता है कि थोड़ा बहुत डाउन साइड और देखने को मिले। मुझे लगता है कि इंडेक्स करीबन 24,000 से लेके 24,300 तक जा सकता है, ये पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ये काउंटर डैमेज हमेशा होता है। लेकिन अगर वहां जाता है तो ये आपको ऑन पेपर देखने को 250% नहीं आने वाला है आगे चल के, क्योंकि ये काउंटर इफेक्टिव हो जाएगा, उल्टा उनको भी दर्द सहना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि ऑन डिप्स बाई की स्ट्रेटेजी आपको अडॉप्ट करनी है, और यही क्लाइंट्स को सलाह है कि इस बाजार में इमीडिएटली मत खरीदो, लेकिन हाँ स्टैगर्ड मैनर में जैसे जैसे अगर नीचे जाता है तो आप जरूर इसमें बाइंग कर सकते हो। तो मेरा लॉन्गर टर्म तो बुलिश ही ओपिनियन है। शॉर्ट टर्म में ठीक है, वॉलेटिलिटी देखने को मिलने वाली है, और लगता है कि 150 पॉइंट और यहाँ से हम लोग नीचे जा सकते हैं। तो नीचे जा सकते हैं। विवेक जी, देखिए निवेशक की तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ी बहुत तो खैर मार्केट अगर आप देखते हैं, स्क्रीन देखते हैं तो थोड़ा घबराहट होती है और थोड़ी निराशा होती है कि हम बाजार में आते हैं पैसे बनाने के लिए, और बाजार धीरे धीरे करके पीछे की दिशा में जा रहा है। लेकिन आईटी में भी हम देख रहे हैं कि क्रैक आ रहा है। फार्मा तो चलिए ठीक है, आईटी में, और आईटी में सिर्फ ट्रंप रीजन नहीं है, आईटी में एआई का डिसरप्शन है, आईटी में क्लाइंट्स की तरफ से थोड़े से हाथ खींचे हुए हैं, कॉस्ट को लेकर प्रॉब्लम है। तो आईटी की प्रॉब्लम क्या आपको लगता है थोड़ी बड़ी है? और अगर कोई आईटी को लेकर पहले बहुत, अगर साल भर पहले अगर बुलिश ज्यादा था, थोड़े वेटेज को ट्रिम करना चाहिए, क्या बेहतर रणनीति होगी ये? मुझे नहीं लगता कि इस वैल्यूएशन पे आपको वेटेज को ट्रिम करना चाहिए, क्योंकि स्पेसिफिकली क्या है कि
जो वैल्यूएशन आज का है इंडेक्स का, आप अगर देखोगे तो ऑलमोस्ट एकदम लोअर एंड में ही है आपका वैल्यूएशन। और यहाँ से ठीक है, अब सबको ये डाउट है कि एआई से क्या डिस्ट्रप्शन होने वाला है, आईटी आगे चल के रहेगी नहीं रहेगी, सेक्टर रहेगा नहीं रहेगा। देखिए, जो टेक्नोलॉजी है वो डिस्टर्ब होगा, डिसरप्ट भी होगा, लेकिन कंपनीज को नई मेथड और नया ये सब अडॉप्ट करना होगा। उदाहरण के लिए मैं बोलता हूँ, जब क्योंकि अपने अपनी इंडस्ट्री के बारे में बात करता हूँ, जब आउटक्राई मेथड था और उसके बाद में जब सिस्टम बेस्ड ट्रेडिंग आई, तो सबने यही समझा कि इंडस्ट्री खत्म है, सारे ब्रोकर्स खत्म हो जाएंगे। लेकिन क्या हुआ, सबने नया वे ऑफ ट्रेड अडॉप्ट किया और इंडस्ट्री वहां से बढ़ी है। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की बात करता हूँ, क्योंकि मैं तो पिछले 24 साल से हूँ म्यूचुअल फंड में भी। पहले हमको अपफ्रंट कमीशन मिलता था म्यूचुअल फंड में, और उसके बाद में सेबी ने उसको जीरो कर दिया अपफ्रंट। तो हमको सबको यही लगा था कि इंडस्ट्री खत्म है, हम लोग क्या करेंगे आगे चल के, कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन फैक्ट ये है कि उसके बाद में हम लोग मल्टीफोल्ड ही बढ़े हैं। तो जो जो कंपनी अडॉप्ट करने वाली है नई टेक्नोलॉजी को, डिस्ट्रप्शन को सेल थ्रू करेगी, वो आगे बढ़ के आगे चल के भी ट्रेड करने ही वाली है। ठीक है, शॉर्ट टर्म डिस्ट्रप्शन है और ये आपको मौका है, मतलब हो सकता है कि 5 साल बाद आप रिग्रेट करो कि 2025 में क्यों नहीं लिया। तो ऑन एवरी डाउन साइड आईटी भी एक बाइंग कॉल ही दूंगा मैं, एज ए सेक्टर। कोई जरूरी नहीं आप इंडिविजुअल स्टॉक्स लो, लेकिन हाँ, आईटी और न्यू एज आईटी दोनों मिला के कई फंड्स बाजार में अवेलेबल है, जहाँ पे आपको एक बुके मिल जाता है दोनों टाइप के आईटी का, जहाँ पे एक डिसरप्शन भी चल रहा है और ओल्ड एज आईटी कंपनीज है जहाँ पे वो लोग अडॉप्ट भी कर रहे हैं। वैसा एक अगर कॉम्बिनेशन वाला अगर फंड्स में आप इन्वेस्ट करते हो, तो मेरे हिसाब से अगले 3-5 साल में आप अच्छा खासा रिटर्न कमा सकते हो इधर भी। बिल्कुल ठीक है, आप आईटी को पूरी तरह से खारिज नहीं कर सकते। अपॉर्चुनिटी अगर आपको खोजनी है तो जो दिग्गज फंड मैनेजर हैं उन पर भरोसा कीजिए और म्यूचुअल फंड का रास्ता आप अख्तियार कर सकते हैं। आदित्य, एक राय जरा आप डिवीज पर दीजिए, क्योंकि डिवीज हम देखने के नतीजों के बाद वीकनेस इसमें बढ़ती जा रही है। दिन के निचले स्तर पर है, करीब 5% टूट गया है शेयर ये। प्रॉफिट 18% गिरा, मार्जिन हम देखा कि मिस आया जो अनुमान थे उसके मुताबिक, और ये फार्मा को लेकर ट्रंप की टेंशन है ही। हालांकि पिछली दफा हमने देखा था कि जब ये फार्मा की बातचीत हो रही थी कि टैरिफ हम अलग से ज्यादा लगाएंगे, उस टाइम भी क्रैक हुआ था और 5,000 का भाव आ गया था और वहां से 7,000 तक हमने जाते हुए देखा। यहां से आप क्या सलाह देंगे, कॉन्ट्रा बाइंग करनी है या फिर अभी छोड़ दें, मामला सेटल हो जाने दें? अभी भी थोड़ी बहुत डाउनसाइड बाकी है अभिषेक, मुझे लग रहा है स्टॉक में 58, 50, 58, 70 तक का डाउनसाइड है स्टॉक में, शायद वहां तक स्लाइड करके और नीचे आ जाए स्टॉक। तो मैं वेट एंड वॉच करना चाहूंगा डीवीज लैब को, क्योंकि अच्छे खासे वॉल्यूम्स पे आज सेलिंग प्रेशर देखने मिल रहा है और काफ़ी समय बाद ऐसा लग रहा है कि 200 डीएमए को भी शायद ये ब्रेक कर दे। अगर वो होता है तो फिर आपको और 200 से लेके 150 पॉइंट पे करेक्शन देखने मिल सकता है। वहां पे फिर अगर कंसोलिडेशन हमें अगर देखने मिलता है तो फिर एक फ्रेश लॉन्ग एडिशन के लिए हम देख सकते हैं। बट फिलहाल के लिए वेट करें 58, 50, 5800 के जोन पे आने दे स्टॉक को, और फिर फ्रेश एडिशन के लिए देखेंगे हम। ठीक है, अभी वेट कीजिए, थोड़ी गिरावट और बढ़ सकती है डिवीज लैब में। 6,100 रुपये के आसपास आपको शेयर दिखेगा और पिछले महीने भर में करीब 10-12% के आसपास की गिरावट इसमें आ चुकी है। निफ्टी बैंक फिर हरे निशान में, 15 पॉइंट की तेजी, लेकिन निफ्टी की जो गिरावट है वह करीब 90 अंकों के आसपास की। एक छोटे से ब्रेक ले रुकेंगे, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपको ऑप्शंस के भी अच्छी स्ट्रेटजी बताएंगे। बाकी हमारे साथ आदित्य जी, विवेक जी हैं, उनसे कुछ और बढ़िया स्टॉक पर आपके लिए रिकमेंडेशन लेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। स्वागत है आपका क्लोजिंग कॉल पर। अब चलते हैं हमारे खास सेगमेंट ऑप्शंस के चैंपियन के पास। ऑप्शंस के चैंपियन में हमारे साथ जुड़ रहे हैं अजीत मिश्रा, रेलिगेयर ब्रोकिंग से। गुड आफ्टरनून अजीत, आपके ऑप्शंस के क्या पिक रहेंगे? गुड आफ्टरनून। देखिए, जिस तरीके से भी मार्केट का टोन दोबारा से एक पॉज के बाद नेगेटिव साइड पे दोबारा से लिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है, 24,600 के नीचे निफ्टी स्लिप होकर सस्टेन करता हुआ नजर आ रहा है, तो यहाँ पे कुछ शॉर्टिंग पोजीशन डेफिनेटली आपके पास रडार पे होनी चाहिए। तो बजाज फाइनेंस जो कि एनीवेज प्रेशर में ही था, एक पॉज जरूर देखने को मिल रहा था, बट जिस तरीके से अब दोबारा से
एक पॉज के बाद नेगेटिव साइड पे प्रेशर आता हुआ नजर आ रहा है। एंटिसिपेशन ये है कि ये प्रेशर एक्सटेंड होता हुआ हो सकता है आने वाले दिनों में। तो यहाँ पे आप शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं थ्रू पुट ऑप्शन। तो 880 वाली जो पुट है करीब 20 रुपए के पास ट्रेड कर रही है, इसको लॉन्ग करने की सलाह होगी 14 के स्टॉप लॉस के साथ करीब 32 तक के टारगेट्स के लिए। इस पोजीशन में मैक्सिमम नुकसान आपका करीब 4500 रुपए का हो सकता है, जहाँ पे कि 9000 आपका मैक्सिमम प्रॉफिट है। 1:1 जो है रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है। बजाज फाइनेंस पे जो नज़र रहेगी ऑप्शन की कॉल आ रही है अजीत की तरफ से। धन्यवाद अजीत, आप हमारे साथ जुड़े। लेकिन वायदे बाज़ार में जब भी आप ट्रेड लें तो अपने वित्तीय सलाहकार से ज़रूर सलाह मशवरी करें और वायदे बाज़ार में याद रखें कि 10 में से 9 ट्रेड जो है नुकसान के होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन चलिए वायदे बाज़ार की अगर हम बात करें तो किस तरह पोजिशनिंग देखने मिल रही है उसके सारी डिटेल्स जो है हमें पुलकित बताने वाले हैं। पुलकित, एक टाइप से डाइवर्जेंस आ रहा है। निफ्टी बैंक देखिए रिकवरी की कोशिश कर रही है, पीएसयू बैंक्स में एक थोड़ी सी सपोर्ट आ रही है, थोड़ी सेलिंग भी कम हुई एचडीएफसी बैंक की तरफ से। और निफ्टी की देखिए अभी भी इम्पैक्ट दिख रहा है, तो थोड़ी डाइवर्जेंस आ रही है। किस तरह सेटअप लग रहा है आपको? जी बिल्कुल, एक तरफ एक चीज़ ग्रीन में है, दूसरी चीज़ रेड में है, तो जी डाइवर्जेंस तो है। और जो निफ्टी है वो लगभग अब बहुत ज़्यादा सोल्ड हो चुका है, लेकिन ऊपर से थोड़ा दबाव है, वो मैं डेटा की तरफ से डेटा की मदद से आपको समझाता हूँ। इंडिया विक्स लगभग 11.8 के आसपास है, कोई ये बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा है। सुबह थोड़ा बढ़ा था, लेकिन वो एमपीसी की जो कमेटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उस कारण से बढ़ा था और उसके बाद वो फिज आउट हो गया। अभी अगर हम पुट कॉल रेशो की बात करें तो 0.65 के आसपास है। ओवरसोल्ड नहीं है, बट हाँ बहुत ज़्यादा ओवरबॉट भी नहीं है, कंफर्टेबल ही है। मोस्ट एक्टिव पुट की बात करें और मोस्ट एक्टिव कॉल दोनों ही 24,600 के ऊपर है, लेकिन 24,600 के ऊपर थोड़ा सा दबाव है और वहाँ पे पुट बाइंग देखी जा रही है और 24,600 पे कॉल राइटिंग, मतलब 24,600, 24,700, 24,800 इन सारे ही स्तरों पे ऊपर से रेजिस्टेंस है। तो ऊपर जाने की संभावना आज की तारीख में भी बहुत ज़्यादा नहीं नज़र आ रही है। हो सकता है कल अगर एक शॉर्ट कवरिंग आ जाए क्योंकि कल एक्सपायरी है, लेकिन आज बहुत ज़्यादा संभावना नहीं नज़र आ रही। हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट की बात करें 24,700 और 25,000 के ऊपर है, तो ये तो वैसे ही रेजिस्टेंस का काम करेंगे। वहीं अगर मैं हाईएस्ट पुट ओपन इंटरेस्ट की बात करूं तो ये भी 24,600 और 24,500 के ऊपर है, मतलब ये 24,500 से 24,600 का जो एक रेंज है इसमें एक सपोर्ट बनने की संभावना है। 24,500 टूटता है तो हो सकता है हम और गिरावट थोड़ी देखें, बट जब तक 24,500 इंटैक्ट है बहुत ज़्यादा गिरावट हम नहीं देख सकते, लेकिन ऊपर थोड़ा सा रेजिस्टेंस है। वहीं अगर बैंक निफ्टी को ले लें आप तो बैंक निफ्टी में जो पीसीआर है वो 0.8 के आसपास है, कंफर्टेबल है और हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट और पुट ओपन इंटरेस्ट दोनों का दोनों ही 57,000 के ऊपर बना हुआ है। चूंकि इसकी मंथली एक्सपायरी है तो यहाँ धीरे धीरे पोजीशंस बिल्ड होंगी, क्योंकि अगस्त सीरीज अभी चालू ही हुई है। एफएनओ बैन में बात कर लेते हैं। बस एक ही शेयर है अभी एफएनओ बैन में, पीएनबी हाउसिंग, और आज भी उसके निकलने की ऐसी कोई खास उम्मीद है नहीं, क्योंकि उसकी मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट अभी भी 90% के आसपास बनी हुई है। तो शरद जी, ये था एफएनओ के बारे में कि अभी क्या सेटअप बन रहा है। बाकी कल एक्सपायरी है तो हो सकता है हम कल कोई बड़ा मूव देख लें। बिल्कुल बड़ा मूव देख सकते हैं। एक स्लिंग शॉट का एक इमेज भी हमने बताया था कल कि इतने सारे नेगेटिव्स ऑलरेडी फैक्टर्ड इन है। शॉर्ट कवरिंग की भी जो वेट चल रही है 92% आई थिंक पुलकित एफआई का शॉर्ट्स हो चुका है। एकदम पेसिमिज्म 2 साल से ऊपर का देखने मिल रहा है। कल जो शाम के ट्रेड के बाद एफआई की लॉन्ग पोजीशन थी वो सिर्फ लगभग 8.5% बची थी, मतलब लगभग 92% जो एफआई की पोजीशन थी वो शॉर्ट के साइड थी। पिछले जितना मुझे ध्यान है कई मंथों का सबसे लो है, तो कई मंथ्स में सबसे ज्यादा लो देखी गई थी इसकी एफआई की लॉन्ग पोजीशन। तो हो सकता है जब सब कुछ शॉर्ट हो जाए और सबको लगे कि सब कुछ नेगेटिव है तो शायद एक पॉजिटिव आ जाए। जी बिल्कुल, आशा यही रहेगी कि एक बड़ी शॉर्ट कवरिंग रैली आए और मेजॉरिटी ऑफ द जो आप कहेंगे इवेंट्स फैक्टर्ड इन ऑलरेडी हो चुके। अब नया क्या रहेगा? चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार जो है जारी रहेगा एक्शंस, और खास करके मार्केट सेट 3 पे नजर रहेगी, बीटीएसटी एसटीपीटी ट्रेड्स और अहम प्रीव्यूज़ कल के लिए। Association.
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं क्लोजिंग कॉल। 24,565 के लेवल्स पर इस वक्त निफ्टी में कामकाज, जो ऑलमोस्ट दिन के निचले स्तरों पर बाजार में फिलहाल ट्रेड देखने को मिला है। ऐसे में एशियन पेंट्स, HDFC बैंक, SBI, HDFC लाइफ और रिलायंस जैसे काउंटर्स हैं जो कि मार्केट को इस वक्त संभाल रहे हैं। मेजर कंट्रीब्यूशन यहाँ से एशियन पेंट्स के स्टॉक में देखिए 2.5% की तेजी एट डे हाई, ये स्टॉक इस वक्त ट्रेड करता हुआ। और इसके विपरीत इन्फोसिस, डिविस लैबोरेटरीज, सन फार्मा, LNT और TCS जैसे काउंटर्स जहां से बिकवाली जो है हावी होती हुई नजर आ रही है। विवेक, बाजार में गिरावट तो है। सोमवार के सेशन में ऐसा लगा कि मार्केट जो है ये हफ्ते की शुरुआत अच्छी कर रहे हैं, यहाँ से तेजी का दौर पकड़ेंगे, लेकिन येट अगेन हमने देखा डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ड्रामेटिक मूव्स आना शुरू हुए और उसका असर इस वक्त नजर आ रहा है। ऐसे में गिरावट में खरीदारी का मन भी बना रहे हैं निवेशक, लेकिन साथ साथ घबराहट भी है कि पता नहीं ओवरनाइट फिर से क्या अनाउंसमेंट आ जाए और बाजार में और कितनी गिरावट गहराए। आपकी राय क्या होगी जो कैपिटल लेकर बैठे हैं, जिन्हें अपने इन्वेस्टमेंट्स पार्क करने हैं, अगर वो मन बना रहे हैं तो क्या ये सही समय है, और अगर हाँ तो फिर कौन से सेक्टर्स और कौन से पॉकेट्स पर ध्यान होना चाहिए? गुड आफ्टरनून मानसी। अभी देखो ऐसा है कि चाहे कोई फंडामेंटल एनालिस्ट हो या फिर टेक्निकल एनालिस्ट हो, ट्रम्प साहब के दिमाग में जाके तो प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है कि कल क्या होने वाला है, आज रात को वो क्या अनाउंस करेंगे। तो बस अपने को अपनी स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करनी है कि अपना लॉन्ग टर्म जो प्ले है वो इंटैक्ट है या नहीं, और जो भारत की स्टोरी है वो इंटैक्ट है या नहीं। अगर वो सब कुछ इंटैक्ट है और डेटा और जो भी बिजनेसेस है यही सजेस्ट करता है कि जैसे फार्मा है, IT है, इसको आप इधर बोलते हैं ना, आप अगर कांच के घर में रह रहे हो तो पत्थर नहीं मार सकते, वही सिचुएशन है। थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट है इसका कि आप अगर भारत के इन सेक्टर्स में अगर हाथ लगाते हो तो वो आपको काउंटर इफेक्टिव होने वाला है, और आपको भी वो उसका दर्द आपको भी सहना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि ठीक है, ओरल स्टेटमेंट्स के वजह से मार्केट को ज्यादा प्रेडिक्टेबिलिटी चाहिए होती है, इसके लिए बाजार नेगेटिवली रिएक्ट कर रहा है। लेकिन मैं इससे कोई ज्यादा मतलब डर के बैठा हुआ नहीं हूँ, और मुझे लगता है कि पर्टिकुलरली जैसे फार्मा है, IT है, जहाँ पे टैरिफ का डर ज्यादा डर ज्यादा किया जा रहा है, वो सेक्टर्स में आपको स्टैगर्ड मैनर में लेना चाहिए। तो एक यही स्ट्रेटेजी है जो आप अडॉप्ट कर सकते हो, और चाहे कल कुछ भी हो, अगर स्टैगर्ड मैनर में लेते हो तो आपको हर एक लेवल पे बाइंग अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी। और जैसे मैंने कहा, उनके दिमाग में तो घुस के कोई एनालिस्ट प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है, लेकिन हाँ, अपने हाथ में ये है कि अपने पेशेंस दिखाओ, थोड़ा थोड़ा लेते रहो, और कोई नेगेटिव न्यूज आती है तो वहां पे भी लो, और मतलब 3 महीने बाद, 6 महीने बाद आपको लगेगा कि हाँ भाई आपने अच्छा किया। टेक विवेक का। और अब बात करते हैं बजाज ऑटो की। जून तिमाही में बजाज ऑटो के नंबर्स, क्वार्टरली नंबर्स जो आए, वो अनुमान हमारा जो एक्सपेक्टेशन था उससे थोड़े बेहतर नजर आए हैं। बजाज ऑटो के स्टॉक में इस वक्त हम मूव फिलहाल नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन नतीजे बेहतर रहे हैं। रिजल्ट में कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी कि मॉनिटरेबल्स क्या थे, नंबर्स में स्ट्रेंथ कहाँ से आई और कंसर्न्स कहाँ आए, ये सब कुछ हमें सृष्टि बता रही है। सृष्टि बताइए। तो बजाज ऑटो के नंबर्स की बात करें तो जी हाँ, उम्मीद से बेहतर नतीजे आते हुए दिखे हैं। बहुत ज़्यादा बेहतर तो नहीं, पर हाँ जो मार्केट उम्मीद कर रहा था उससे बेहतर ज़रूर है, और ख़ास तौर से मार्जिन का नंबर, क्योंकि हमारी उम्मीद थी कि 19.3% कंपनी के मार्जिन रहेंगे, पर 19.7% कंपनी ने मार्जिन दर्ज किए हैं। हालांकि साल दर साल और तिमाही दर तिमाही ये गिरावट ज़रूर है, पर हम फैक्टर्स भी बता रहे थे कि डॉलर रियलाइजेशन कम होने के चलते जो है यहाँ पर इनके मार्जिन को इम्पैक्ट पड़ा है, पर प्रोडक्ट मिक्स इम्प्रूव हुआ है, वो भी ठीक ठाक देखने को मिली थी। इसके चलते जो है इनके मार्जिन्स कहीं ना कहीं अच्छा परफॉर्म करते हुए नजर आए हैं। इसके अलावा ढेर सारी मैनेजमेंट कमेंट्री आई है, उस पर नजर डालते हैं। तो इस बार जो प्रीमियम मोटरसाइकिल्स हैं उसके हायर कंट्रीब्यूशन से, एक्सपोर्ट मार्केट में अच्छे प्रदर्शन से, और साथ ही EV के कंट्रीब्यूशन बढ़ने से जो है इन्होंने डबल डिजिट ग्रोथ दर्ज की है। पर साथ ही साथ EVs जो है इनके पूरे पोर्टफोलियो का 20% से भी ज़्यादा रेवेन्यूज़ लाती हैं अगर हम डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो। और यहाँ पर कंपनी ने ये ज़रूर बताया है कि जो रेयर अर्थ मैग्नेट का इशू है वो कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर क्वार्टर में भी अब उनको थोड़ा बहुत देखने को ज़रूर मिल रहा है। डोमेस्टिक मार्केट में भी ग्रोथ जो है काफ़ी अच्छी रही। यहाँ पे 125cc प्लस सेगमेंट में जो है कंपनी ने मार्केट शेयर भी गेन किया। तो ऑल एंड ऑल अच्छी कॉमेंट्री रही बजाज ऑटो की तरफ से। अगर इंटरनल्स देखें तो वो भी अच्छे हैं, और ख़ासतौर से जो परफॉर्मेंस रही है फाइनेंशियल फ्रंट पे वो भी उम्मीद से बेहतर देखने को मिली।
ओके, उम्मीद से बेहतर परफॉर्मेंस और नंबर्स ऑन ऑल फ्रंट बेहतर हम एक्सपेक्ट भी करके चल रहे थे और नंबर्स रिफ्लेक्ट भी होते हुए उसी तरह नजर आए। मार्जिन्स के फ्रंट पर हल्का सा कंसर्न, बट अदरवाइज अगर आप देखेंगे रेवेन्यूज, प्रॉफिट और साथ ही कामकाजी मुनाफे के फ्रंट पर इजाफा जब नतीजे आए तो देखने को मिले। डिमांड को लेकर क्या आउटलुक है, इस पर लगातार फोकस और मैनेजमेंट की कमेंट्री, कॉन कॉल टेकअवेज में भी इन्हीं चीज़ों पर खास तौर से हमें नज़र रखनी होगी। लेकिन चलिए 3 बज गए हैं, मार्केट एट 3 का वक्त हो चला है। आनंद के पास चलते हैं, उनसे समझते हैं कि 3 बजे तक मार्केट में एक्शन कौन से स्टॉक्स में नजर आया। गुड आफ्टरनून आनंद, बताइए कौन सी खबरें हैं आज हमारे पास। गुड आफ्टरनून मानसी। 3 बजे तक बाजार देखें तो आज मिला जुला कारोबार देखने को मिल रहा है, लेकिन आज सरकारी बैंकों में खरीदारी देखने को मिल रही है। यूनियन बैंक का शेयर देखें करीब 3% ऊपर कारोबार कर रहा है। केनरा बैंक 1.5% ऊपर है। साथ ही साथ बैंक ऑफ इंडिया में भी 1% तेजी देखने को मिल रही है। ज़्यादा वॉल्यूम कहाँ दिख रहा है, इसकी बात करें तो किर्लोस्कर ऑयल 5% ऊपर कारोबार करता नजर आ रहा है। औसत से 22 गुना ज़्यादा वॉल्यूम यहाँ देखने को मिल रहा है। अदानी एनर्जी का शेयर देखें कमज़ोरी दिखा रहा है शेयर, और औसत से 13 गुना ज़्यादा वॉल्यूम यहाँ भी देखने को मिल रहा है। इसके साथ साथ आईटीआई का शेयर है करीब 4% की तेज़ी दिखा रहा है। औसत से 10 गुना ज़्यादा वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। नतीजे आ रहे हैं लगातार। नतीजों की बात करें तो पीएफसी के नतीजे आए थे। मुनाफा 3,700 करोड़ से बढ़कर 4,500 करोड़ पहुंच गया ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। साथ ही साथ एनआईआई जो है वो 4300 करोड़ से बढ़कर 5400 करोड़ पहुंच गया है। कंपनी ने 3.7 रुपये पर शेयर अंतरिम डिविडेंड का भी ऐलान किया है। शेयर हरे निशान में कारोबार करता नजर आ रहा है। पीडीलाइट के नतीजों की बात करें तो मुनाफा 567 करोड़ से बढ़कर 672 करोड़ पहुंच गया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, और आय 3,395 करोड़ से बढ़कर 3,753 करोड़ के आसपास पहुंच गया है। 1% के आसपास की तेज़ी देखने को मिल रही है। और अंत में एक ब्रोकरेज रिपोर्ट की बात करें तो अरविंदो फार्मा पर मोतीलाल ओसवाल की ब्रोकरेज रिपोर्ट आई है। खरीदारी की राय दी है, लेकिन जो लक्ष्य है उसे घटा दिया है। 1,365 से लक्ष्य घटाकर 1,300 रुपये का कर दिया है। हमने देखा है कि आज फार्मा शेयरों पर दबाव देखने को मिल रहा है, इसी के चलते शेयर में गिरावट आज देखने को मिल रही है। तो 3 बजे तक ये सारे अपडेट्स थे जिनकी वजह से इन सारे शेयरों में आज एक्शन देखने को मिल रहा है। आनंद, बहुत शुक्रिया आपका। वहाँ पर भी एक्शन है, वहाँ पर हमारी नज़र है और आपको सारे के सारे अपडेट हम दे रहे हैं। लेकिन चलिए अपने एक और एक्सपर्ट को जोड़ लेते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं लक्ष्मीकांत शुक्ला। लक्ष्मीकांत जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। बाजार हम देख रहे हैं कि डिसीजन मतलब थोड़ी मेकिंग मुश्किल हो गई है लोगों के लिए। निफ्टी करीब 80 अंक नीचे। निफ्टी बैंक की बात करें हरे निशान में है, सरकारी बैंकों से सपोर्ट मिल रहा है। आप एक बार जरा हमें राय दीजिए इंटरग्लोब एविएशन के शेयर पर। 2 दिन साइडवेज था, आज थोड़ा मोमेंटम गेन कर रहा है, लेकिन हम देखते हैं कि बार बार जब भी ये 5,900 रुपए के ऊपर जाता है थोड़ी सप्लाई आ जाती है, ये दिक्कत रही है। क्या आज की तेजी आपको सस्टेन होते हुए दिख रही है? और इसके अलावा अगर आपके कुछ अपने ट्रेड्स हो जहां पर आपका कन्विक्शन हो, उनके बारे में भी बताइए सर। गुड आफ्टरनून अभिषेक जी, और सभी पैनलिस्ट को भी मेरा गुड आफ्टरनून। जी हाँ, बिल्कुल इंडिगो में तो तेजी देखने को मिल रही है और हमने इस सुबह रिकमेंड भी किया था। अब जो इसका जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है 5,930 के आसपास दिखाई दे रहा है। अगर उसके ऊपर एक डिसाइसिव ब्रेक थ्रू मिलता है तो यहाँ से फिर हमें 6200 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं इंडिगो में। सो जो शॉर्ट टर्म का जो सपोर्ट है वो नजर आ रहा है अराउंड द लेवल्स ऑफ 5,750 के आसपास। हमें लगता है कि जब तक ये इसके ऊपर रहेगा तब तक इसमें तेजी बनी रहेगी। और जो ब्रेकआउट जो लेवल्स है वो है अभी फिलहाल 5,930 के आसपास। सो उसके ऊपर अगर निकलता है तो डेफिनेटली हम यहाँ पे 6200 के लेवल्स इंडिगो में देख पाएंगे। इनके अलावा 2 स्टॉक्स है जो हम रिकमेंड करेंगे। सबसे पहला है यूनियन बैंक। काफी लंबे समय के करेक्टिव मूव के बाद यहाँ पर एक पॉजिटिव कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, और ये जो पॉजिटिव कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है अपने 200 डीएमए लेवल के आसपास होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हमें लगता है कि यहाँ पर एक शॉर्ट टर्म पुल बैक मूव का एक्सपेक्टेशन रखा जा सकता है। जो हमारा टारगेट है वो है अराउंड 140 रुपीज का, और जो स्टॉप लॉस है वो हमें 125 रुपीज का मेंटेन करना है इस कॉल को बाय करते समय। दूसरा स्टॉक है हमारा HDFC लाइफ। सो यहाँ पर हमें एक RSI में पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिखा था, और कैंडलस्टिक का जो फॉर्मेशन है वो बुलिश बेल्ट होल्ड है, और आज इसने अपने 200 डीएमए लेवल को पॉजिटिव फॉर्मेशन के साथ रिक्लेम किया है। तो ओवरऑल सेंटीमेंट यहाँ पर भी बुलिश नजर आ रहे हैं।
तो हमें लगता है कि 734 के स्टॉप लॉस के साथ HDFC लाइफ को बाय किया जा सकता है। और जो अपसाइड के जो टारगेट निकल कर आ रहे हैं वो निकल कर आ रहे हैं 790 के आसपास। सो जो टारगेट रहेगा वो 790 का रहेगा, स्टॉप लॉस हमें 734 का मेंटेन रखना है HDFC लाइफ को बाय करते समय। HDFC लाइफ को खरीदना है, 734 रुपए का स्टॉप लॉस, 790 रुपए का टारगेट होगा और ये आपके लिए एक बेहतर विकल्प हो सकता है। 2% के आसपास की तेजी फिलहाल हम शेयर में देख रहे हैं और जो निफ्टी के जो गिने चुने स्टॉक जहां पर आज मोमेंटम है उसमें ये भी शामिल है। एशियन पेंट्स 2.25% ऊपर है, ये शेयर 2% ऊपर है और दूसरा सबसे ज़्यादा चढ़ने वाला शेयर है। तो जहां जहां मौके बन रहे हैं, एशियन पेंट्स भी आज हमारे एक्सपर्ट्स ने रेकमेंड किया और HDFC लाइफ पर ये व्यू है लक्ष्मीकांत जी का 790 के टारगेट के लिए। लेकिन हम देख रहे हैं कि कंजम्पशन वाला खेमा आज सिलेक्टिव बाइंग हो तो रही है। एशियन पेंट्स हो गया, ट्रेंट हो गया, आप देखेंगे कि कुछ और अगर शेयर हैं, पिडिलाइट्स में तेज़ी हम देख रहे हैं। लेकिन कल जो बाजार की नज़र होगी वो होगी टाइटन की नतीजों पर। अगेन एक कंजम्पशन वाली कंपनी, टाटा ग्रुप की कंपनी। तो टाइटन को लेकर उम्मीदें क्या हैं ज़रा एक बार सामने रखते हैं, उसके बाद इस पर हम अपने एक्सपर्ट से व्यू भी लेंगे विवेक जी से। रेवेन्यू की बात करें तो 16% बढ़त की उम्मीद है रेवेन्यू में। एबिडा यानी कि कामकाजी मुनाफे की बात करें तो उसमें हम देखेंगे ईयर ऑन ईयर करीब 22% के आसपास की ग्रोथ होगी, मुनाफे में 20% की ग्रोथ। हालांकि मार्जिन की बात करें तो वो एक कंसर्न बना हुआ है लगातार कंजम्पशन वाली कंपनीज के लिए और थोड़े से हम कह सकते हैं बढ़त के साथ मार्जिन आएंगे, 10% से बढ़कर 10.5% के आसपास की ग्रोथ हम देख सकते हैं। तो एक डिसेंट सेट ऑफ नंबर उम्मीद की जा रही है और ज्वेलरी कारोबार की जो ग्रोथ रहेगी वो 18% रहने की उम्मीद है और वॉचेज में 23% की ग्रोथ। तो डिसेंट नंबर्स हम देखेंगे। हालांकि कंपनी आगे को लेकर, ग्रोथ को लेकर क्या कहती है, सेगमेंटल रेवेन्यूज को लेकर आंकड़े क्या दिखाती है, उस पर आगे हम नजर रखेंगे। लेकिन एक ठीक ठाक रिजल्ट आ सकती है। हालांकि हमने काफी उतार चढ़ाव देखा विवेक जी टाइटन के भाव में। आप जरा ये बताइए कि टाइटन नतीजों से पहले बिल्कुल सपाट है, इंट्राडे के जो गेंस थे उसको इरोड करके फिलहाल सपाट है ये। क्या करें, नतीजों से पहले कोई व्यू बना के कुछ खरीदारी करने की सलाह देंगे आप या फिर नतीजे देख लें फिर कुछ करें? और अभिषेक पता नहीं ऊपर बिल्डिंग में कुछ अचानक आवाज आने लग गई है। तो एनीवे मुझे मुझे लगता है कि टाइटन ओवरऑल यहाँ से अच्छा कर सकता है। एक दो कारण है इसके। एक तो जो गोल्ड प्राइसेस है उसका बेनिफिट कंपनी को मिलने वाला आगे चल के और ये भी लग रहा है कि जो जो कंजम्पशन सेक्टर है एज ए होल उस पे मैं काफी बुलिश हूँ क्योंकि ये एक ऐसा सेगमेंट है, ऐसा सेगमेंट है जहाँ पे टोटली यूएस से जो भी यूएस वगैरह कर रहा है उससे डीलिंक्ड है। तो टाइटन काफी हद तक डीलिंक्ड है, तो इसका जितना भी ये टैरिफ वगैरह का चल रहा है मुझे लगता है कि इस पे मिनिमम आपको देखने को मिलेगा। और जो भी वैल्यूएशन वगैरह भी जो कंसर्न था पहले, वो आई थिंक पिछले एक आध साल में काफी वैल्यूएशन कंसर्न्स दूर हुए हैं। इनफैक्ट वैल्यूएशन ऑलमोस्ट आधा हो गया था, ये करीबन 190-200 की पी पे चल रहा था और आज आपको ये करीबन 90-95 या 100 के आजू बाजू मिलने वाला है। तो वैल्यूएशन कंसर्न कम है, गोल्ड प्राइसेस आपको सपोर्ट देने वाले हैं, कंजम्पशन स्टोरी मोर ऑफ रिटेल स्टोरी और डोमेस्टिक स्टोरी है ये, तो इसका लिंक यूएस से ज्यादा है नहीं अभी। तो इसके लिए मुझे लगता है कि ये एक डार्क हॉर्स हो सकता है आगे चल के। तो इस पे आपको नजर रखनी चाहिए और बाकी अब रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा कि कैसा रिजल्ट आ रहा है। रिजल्ट आएगा तो देखेंगे। लेकिन एक ने स्टेटमेंट आया था रॉयटर्स के हवाले से, उनकी जो एमडी हैं सीके वेंकटरमन का, कि भारत और अमेरिका के बीच में जो टैरिफ को लेकर जो तनातनी चल रही है तो ये अपने कुछ मैन्युफैक्चरिंग गल्फ नेशंस में शिफ्ट कर देंगे और थोड़ा सा उसका बेनिफिट उनको मिल जाएगा। देखते हैं कि क्या होता है और एक्चुअल जो टैरिफ निकल के आती है अमेरिका के साथ उसके लेवल्स क्या होते हैं। हालांकि टाइटन थोड़ा सपाट कारोबार बिल्कुल, हमने देखा था कि 3462 रुपए का भाव था इंट्राडे में, लेकिन अभी ये 3420 रुपए के आसपास एक आपको सपाट ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। एक्शन नहीं है मार्केट में, मतलब आप देखिए 72 अंक नीचे निफ्टी बैंक की बात करें 40-50 अंक ऊपर और पूरा का पूरा दिन निकल जा रहा है इन्हीं लेवल्स के आसपास मार्केट को देखते हुए। धीरे धीरे करके नीचे भी आ रहे हैं। जियो फाइनेंशियल को लेकर एक व्यू चाहिए आपसे लक्ष्मीकांत जी।
जियो फाइनेंस करेक्शन आपको बढ़ता हुआ दिख रहा है या फिर जो गिरावट आए उसका खरीदारी के लिए हम इस्तेमाल करें, क्योंकि अब एक्चुअल जो बिजनेस है वो जियो फाइनेंस में शुरू हो गया है, लाइसेंस वगैरह मिल गए, बिजनेस कंसोलिडेट किया अपना और कारोबार की शुरुआत अब कंपनी ने कर दी है। क्या रणनीति होनी चाहिए? कल के सेशंस में यहाँ पर ब्रेक थ्रू मिला था, बट फॉलो थ्रू बाइंग मोमेंटम होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। हल्की से एक शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है, बट ओवरऑल चार्ट अभी भी बुलिश टेरिटरी में ही ट्रेड कर रहा है। हमें लगता है कि 315, 313 पर एक बार फिर मौका मिलेगा। सो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी के साथ इसमें बाय करके चला जा सकता है। और जो नीचे लेवल के जो स्टॉप लॉस है, मेरे ख्याल से 305 का स्टॉप लॉस रखना रहेगा उस दौरान। अगर वहां से फिर अगर पुल बैक मूव आता है और 340 के लेवल्स टूटते हैं तो डेफिनेटली फिर से हमें अपसाइड के मोमेंटम देखने को मिल सकते हैं जियो फाइनेंस में, जो कि इसको पुश करेंगे 360 की ओर। तो मुझे लगता है कि 313 से लेकर 315 का जो जोन है वो काफी क्रूशियल जोन है, तो वहां से बाइंग रिकमेंड किया जा सकता है जियो फाइनेंस में। जियो फाइनेंस में बाय ऑन डिप आप कर सकते हैं। गोदरेज एग्रोवेट के नतीजे इस बीच आ गए हैं और की आय 2351 करोड़ से बढ़कर 2600 करोड़ रुपए के ऊपर। एबिटा की बात करें 226 करोड़ रुपए से बढ़कर 270 करोड़ रुपए, तो ये दोनों फ्रंट पर नंबर इसके ठीक ठाक दिख रहे हैं और मार्जिन भी इंक्रीज किए हैं। 9.25% से मार्जिन बढ़ के करीब 10% के आसपास 10.25% हो गया है मार्जिन, तो मार्जिन भी ठीक है। शेयर हम देख लें नतीजों के बाद 3% ऊपर ये कारोबार कर रहा है। तो देखते हैं कुछ और नंबर से इसके आ जाएं। इस बीच राइट्स के भी नंबर आए हैं और आय गिरी है इसकी आय 486 करोड़ घटकर 490 करोड़ रुपए। ये जरा नंबर जरा चेक करने पड़ेंगे कि एग्जैक्टली ये क्या है राइट्स के, लेकिन एग्रोवेट्स के नंबर अच्छे हैं। एक काम करते हैं, छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद लक्ष्मीकांत जी आपसे ना गोदरेज एग्रोवेट्स के शेयर पर आपसे व्यू चाहिए होगा, आप एक बार जरा स्टडी करके रखिएगा उसको। छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। ये प्लाई है। तो थोड़ी देर पहले हम गोदरेज एग्रोवेट पे जो है बात कर रहे थे। अभिषेक ने बताया था कि अर्निंग्स आ गए हैं, राइट्स की अर्निंग्स उतनी कुछ खास नहीं है, तो स्टॉक फ्लैटिश टू नेगेटिव बाइस पे ट्रेंड कर रहा है। लेकिन गोदरेज एग्रोवेट में देखें एक शार्प स्पाइक देखने वाला है। नतीजे की बात करें तो यहाँ पे जो अच्छी मोमेंटम देखने मिल रही है और लार्जली एफएमसीजी कंपनीज के नंबर्स मिक्स से गुड सेट ऑफ नंबर्स में ही देखने मिले हैं। आप किस तरह देख रहे हैं विवेक एफएमसीजी पैक पे? यहाँ पे नंबर्स उतने भी ख़राब नहीं आए हैं, रूरल रिकवरी में भी एक अप मूव देखने मिला है। गोदरेज एग्रोवेट की भी बात करें तो यहाँ पे भी एक अच्छी अप मूव देखने मिल रही है। कंपनी स्पेसिफिक या सेक्टर स्पेसिफिक आपकी क्या राय रहेगी विवेक? तो देखिए रिजल्ट ठीक, आई थिंक मार्केट को पसंद भी आ गए हैं। ऑलमोस्ट 2-2.5% स्टॉक अभी ऊपर चल रहा है। मुझे लगता है कि अभी थोड़ी देर पहले जैसे मैं बात कर रहा था कि जो स्टोरीज डोमेस्टिक है और डोमेस्टिक कंजम्पशन लेड स्टोरीज है, वहां पे आपको बाजार का इतना इफेक्ट, नेगेटिव इफेक्ट देखने को नहीं मिलने वाला है। और जिस हिसाब से इस कंपनी का भी जो वैल्यूएशन वगैरह कंफर्ट लेवल आया है कुछ पिछले 1 साल में, आई थिंक उसी वैल्यूएशन पे है जो 1-1.5 साल पहले ट्रेड कर रहा था। तो एंड जो डाइवर्सिफाइड बिजनेस सेगमेंट है कंपनी का, मतलब आप गोदरेज एग्रोवेट में अगर देखो तो ऑलमोस्ट 8-9 वर्टिकल्स है और लगभग सारे के सारे यहाँ पे ठीक ठाक कर रहे हैं। तो एफएमसीजी एज ए होल मुझे लगता है कि स्लो एंड स्टडी बाइंग अपॉर्चुनिटीज ही है इधर, क्योंकि सेक्टर ने एज सच कोई खास परफॉर्मेंस दिया नहीं है और एज ए कॉन्ट्रेरियन मैं इधर रहना पसंद करूंगा। और अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक गोदरेज एग्रोवेट की भी अगर बात करते हो तो मेरे हिसाब से आई थिंक 3-4% का और अपमूव यहाँ से आपको देखने को मिल सकता है। तो अच्छी कंपनी है, फंडामेंटली स्ट्रांग है, बिलोंग्स टू ए गुड ग्रुप और कंजम्पशन लेड स्टोरी है। तो कंजम्पशन एज ए सेक्टर मुझे बहुत पसंद है। राय जो है विवेक जी की तरफ से आ रहा है। लक्ष्मीकांत जी, आपके कोई बीटीएसटी एसटीबीटी ट्रेड्स रहेंगे कल के लिए? एक एसटीबीटी ट्रेड लेना चाहिए जिस तरीके से मार्केट अभी प्ले आउट हो रहा है। मुझे यूनाइटेड स्पिरिट में वीकनेस नजर आ रही है डेली के चार्ट्स पर, और ये स्टॉक में हमें जो शॉर्टर टाइम फ्रेम ऑफ चार्ट्स हैं जहां पर हमें राइजिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन भी देखने को मिल रहा है, तो मुझे लगता है कि 1345 के स्टॉप लॉस के साथ
यूनाइटेड स्पिरिट को शॉर्ट किया जा सकता है। और जो नेक्स्ट लेवल पे जो टारगेट आ रहे हैं वो आ रहे हैं 1270 के। तो ये एक एसटीबीटी कॉल दिखाई दे रहा है यूनाइटेड स्पिरिट का, जिसे हम शॉर्ट करके आज के सत्र में चल सकते हैं। कॉल आ रही है यूनाइटेड स्पिरिट्स की तरफ से, लेकिन इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट आ रहा है। इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों की पेठ देश भर में बढ़ाने के लिए सरकार एक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म लॉन्च करने वाले हैं। इस प्लेटफॉर्म का क्या काम होगा, तमाम डिटेल्स के साथ हमारे सहयोगी समीर दीक्षित जुड़े हैं। अगर आप पेट्रोल या डीजल आधारित वाहन चला रहे हैं और ज़रूरत पड़ने पर आप नज़दीकी फ्यूल पंप स्टेशन को बहुत इजीली आप उसको लोकेट कर सकते हैं अपने मैप पर। लेकिन अगर आप इलेक्ट्रिक वाहन चला रहे हैं तो नज़दीकी बैटरी चार्जिंग स्टेशन कहाँ होगा, आप उसको कैसे लोकेट करेंगे। सिर्फ यही नहीं, अगर इलेक्ट्रिक वाहन चलाते समय वो कोई तकनीकी खराबी उसमें आ जाती है तो ऑटो मेकर के अलावा आप और क्या विकल्प हो सकते हैं जिसके जरिए आप मदद पा सकते हैं। तो ऐसे तमाम अहम सवालों का जवाब और इस जवाब के रूप में सरकार बहुत जल्द एक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म मोबाइल ऐप की शक्ल में लाने जा रही है। यानी कि मोबाइल ऐप होगा और इस एक मोबाइल ऐप के जरिए सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल स्पेस से जुड़ी हुई तमाम दिक्कतों को दूर करना चाहती है। दिक्कतें दूर होंगी तो सरकार का मानना है कि देश में ईवीज का, इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो पेनिट्रेशन लेवल है, जो स्वीकार्यता है, वो काफ़ी हद तक कई गुना बढ़ जाएगी। और इस मोबाइल ऐप को बनाने के लिए इसका आखिर खाका क्या होगा, क्या क्या सुविधाएं होंगी, इस दिशा में बाकायदा कई स्टेप आगे तक एक्टिव डिस्कशन हो चुका है अहम स्टेक होल्डर्स के साथ में। सूत्र ये बता रहे हैं कि हैवी इंडस्ट्री मिनिस्ट्री, नीति आयोग, इसके अलावा तमाम राज्यों के साथ में ये बातचीत चल रही है कि ये जो मोबाइल ऐप होगा इसमें क्या कुछ सुविधाएं दी जा सकती हैं। जो प्रपोज अभी है उसमें ये इस तरीके का है कि आप बैटरी चार्जिंग स्टेशन लोकेट कर सकते हैं इस एक ऐप के जरिए। वहाँ पर फास्ट चार्जर है या स्लो चार्जर है, बैटरी स्वैपिंग स्टेशन क्या हैं, ये भी आप लोकेट कर सकते हैं। सिर्फ यही नहीं बल्कि जो गवर्नमेंट की स्कीम चल रही हैं ईवी को और उसको पॉपुलर करने के लिए, जो इलेक्ट्रिक वाहन हैं उसके बारे में जितनी भी जानकारी होंगी वो भी इस ऐप के जरिए आप पा सकते हैं। और इसके साथ ही साथ इस ऐप में ये भी होगा कि आप अगर आपकी गाड़ी को आप कैसे फिट रख सकते हैं तो पूरी गाइडलाइन भी होंगी। इसके अलावा जो ग्रीवियांस रिड्रेसल मैकेनिज्म है वो भी ऐप का पार्ट होगा, अभी ये प्रस्तावित है। तो कुल मिलाकर के एक ऐप पर सरकार काम कर रही है और इस ऐप के जरिए सरकार को लगता है कि जितने भी अभी क्रिटिकल इश्यूज हैं या ऐसे मुद्दे जो ईवी से जुड़े हुए हैं और जो अभी तक नहीं सुलझाए गए हैं तो उसको इस ऐप के जरिए सुलझाया जा सके, ताकि जो ईवी का पेनिट्रेशन है लेवल है भारत में उसको कई गुना बढ़ाया जा सके। ठीक है। तो ये कंज्यूमर्स की सहूलियत के लिए सरकार इस पर काम कर रही है। ये सूत्रों के हवाले से एक्सक्लूसिव खबर आपको बता रहे थे समीर। लेकिन कमिंस इंडिया के नतीजों पर भी बाजार की नज़र रहेगी। नतीजे कैसे आएंगे, शरद से समझ लेते हैं। शरद बताइए, क्या उम्मीदें हैं कमिंस से? कैपिटल गुड्स वाले जो स्टॉक्स में फिर से फ्लेवर में लौट रहे हैं। सही कहा अभिषेक, कैपिटल गुड स्टॉक्स में जो है लंबे अवधि के लिए जो है अच्छे कॉल्स भी फंडामेंटल एनालिस्ट बताते रह रहे हैं। एबीबी इंडिया में हालांकि देखें तो कॉशियस आउटलुक आया था, मैंने स्टॉक में गिरावट आई, लेकिन ब्रोकरेजेस का मानना है कि कहीं कहीं वैल्यू बाई भी लगा है। कैमेंस हुई कहानी ऑलमोस्ट ऐसा ही लग रहा है। रेवेन्यू 12% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ का अनुमान है। मार्जिन्स में थोड़ी दबाव आ सकती है। अगर रेवेन्यू ग्रोथ की बात करें तो डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा और जो एक्सपोर्ट्स का लो बेस है उसके कारण आपको एक अप मूव देखने मिल सकता है। पावर जेन सेगमेंट में एक डी ग्रोथ आ सकती है क्योंकि बेस हाई था। एबिडा मार्जिन्स में गिरावट आ सकती है क्योंकि कंपटीशन बढ़ रहा है, प्राइस नॉर्मलाइजेशन हो सकता है। डेटा सेंटर डिमांड पे जो है ज़्यादा नज़र रहने वाली है। किस तरह इंडस्ट्रियल डिमांड रहता है, पावर जेन की स्टेबलाइजेशन, टैरिफ इम्पैक्ट, इस पे जो है पूरी नज़र रहने वाली है। हाल ही में एनुअल रिपोर्ट आया था तो ओवरऑल एक बुलिश नज़रिया बन रहा था। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है अभिषेक, FY26 का गाइडेंस क्या रहेगा। एबीबी की जो गाइडेंस है कॉशियस आउटलुक आई है और यहाँ पे उन्होंने अर्लियर डबल डिजिट ग्रोथ का एक्सपेक्टेशन दिया था। क्या ये गाइडेंस चेंज करते हैं या उसको मेंटेन रखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट मॉनिटरेबल होगा अगर आप ट्रैक करेंगे कमिंस इंडिया को। ठीक है, डेटा सेंटर डिमांड पर फोकस रहेगा और 1.5% ऊपर ये शेयर पार कर रहा है। लक्ष्मीकांत जी, एक काम कीजिए, कमिंस, BHEL और सीमेंस, एक शेयर चुनना हो तो आपके हिसाब से चार्ट स्ट्रॉन्ग किसका लग रहा है आपको? काफी दिनों से ये स्टॉक साइडवेज रेंज में चल रहा था और आज के सत्र में एक ब्रेक थ्रू देखने को मिला है, तो हमें लगता है कि यहाँ पर तेजी देखने को मिल सकती है आने वाले समय में। हमारे जो टारगेट है वो आ रहे हैं अराउंड 3900 के, और इसमें जो स्टॉप लॉस हमें नजर आ रहा है वो
450 का नजर आ रहा है। तो जब तक क्यूमिस इंडिया 3450 के ऊपर ट्रेड करता है तब तक 3900 के टारगेट के लिए इसमें इस स्टॉक को होल्ड किया जा सकता है। सो ओवरऑल भी पॉजिटिव है। दूसरा जो स्टॉक्स है वो है सीमेंस में हमें एक पुल बैक मूव कल के सेशंस में देखने को मिला था, बट आज हल्की सी एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। बट जिस तरीके से फॉर्मेशन हुए हैं, अगर ये अपने इमीडिएट स्विंग लो 3050 को पकड़कर रखता है तो डेफिनेटली यहाँ पर भी एक पुल बैक मूव देखने को मिल सकता है। और जो एक्सपेक्टेड टारगेट है सीमेंस में फिर वो 3200 के अचीव होते हुए दिखाई देंगे आने वाले समय में। ठीक है, सीमेंस को लेकर, कमिंस को लेकर दोनों व्यू आपको दे दिए लक्ष्मीकांत जी ने। निफ्टी बैंक फिर से 100 अंक ऊपर आ गया है और निफ्टी बैंक को ऊपर लाने में जो अहम योगदान है वो है एचडीएफसी बैंक का, करीब आधे % ऊपर है और 4 सत्र से लगातार हम शेयर को गिरते हुए देख रहे थे। आज थोड़ा एक्शन लौटा है, आधे % के आसपास की तेजी है। विवेक जी, एचडीएफसी बैंक आपको लगता है कि जो थोड़ा बहुत करेक्शन आना था वो आ चुका, फिर से रफ्तार पकड़ेगा? और प्राइवेट बैंकिंग में इसके अलावा कौन सा शेयर आपको ठीक लग रहा है? अच्छा ठीक है, विवेक जी संपर्क नहीं हो पा रहा है। इस बीच एक काम करते हैं, ब्लू स्टार के नतीजे भी आ गए हैं और मुनाफा 169 करोड़ रुपए से ये घट के आए 121 करोड़ रुपए। तो मुनाफे के फ्रंट पर तो थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट है। ईयर ऑन ईयर के ये फिगर है, यानी कि पिछले साल के अगर हम Q1 से जून तिमाही से तुलना करेंगे तो थोड़ी निराशाजनक है। हालांकि आय इनकी बढ़ के आई है, 2865 करोड़ से बढ़कर 2982 करोड़ रुपए का फिगर आया है ब्लू स्टार का। शेयर में हम 1.5% के आसपास की तेजी देख रहे हैं। ब्लू स्टार पर लक्ष्मीकांत जी, ब्लू स्टार पर जरा एक राय दीजिए, क्या करना है? लोअर लेवल से हम रिकवरी वैसे हम देख रहे थे शेयर में ब्लू स्टार में। एक शॉर्ट टर्म रिबाउंड देखने को मिल रहा है यहाँ पर 50 डीएमए के सपोर्ट लेवल के साथ एक ऊपर की ओर उछाल देखने को मिल सकता है और आरएसआई में भी पॉजिटिव क्रॉसओवर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से आने वाले समय में करंट लेवल्स पे इसमें बाय करके चला जा सकता है और यहाँ से अभी हमें 1925 के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। उसी के आसपास 200 डीएमए लेवल्स भी हैं। तो मुझे लगता है कि जो बाइंग कर रहे हैं तो 1900 से लेकर 1925 के तक लक्ष्य का निर्धारण कर सकते हैं और वहां तक इस स्टॉक के पहुंचने की उम्मीद दिखाई दे रही है। डाउनवर्ड जो सपोर्ट है वो 1710 का है। तो जो ओवरऑल सेंटीमेंट है वो अपसाइड के नजर आ रहे हैं। 1900 से लेकर 1920 तक के टारगेट के लिए इस स्टॉक में ट्रेड किया जा सकता है। यहाँ पे देखिए ब्लू स्टार जो है स्टॉक 2.5% ऊपर है। इसके इंटरनल्स ज़रूर देखने होंगे कि लास्ट बेस में क्या हुआ था, लेकिन यहाँ पे खरीदारी की राय बनी हुई है। टारगेट प्राइस 1900 1925 का, स्टॉप लॉस 1710 लेवल्स का है। बहुत इंटरेस्टिंग स्पेस है ब्लू स्टार। यहाँ पे इनकी एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवीजन भी है जो कंज्यूमर ड्यूरेबल सेगमेंट से अलग है, तो वो एक इंसुलेटेड पार्ट है और अगर प्राइवेट कैपेक्स में मूव आती है तो उनके ये बिजनेस में भी अप मूव देखने मिल सकती है। हालांकि स्टॉक 2% हरे निशान में ज़रूर है। अब कल की अगर बात करते हैं तो ऑफकोर्स अर्निंग्स तो हम बात कर ही लिए प्रीव्यू। कल निफ्टी की मंथली एक्सपायरी, मंथली नहीं मतलब वीकली एक्सपायरी रहने वाला है, जिस पे जो है बाज़ार की नज़र रहेगी। और एक बार देख लेते हैं, बाज़ार फिर से जो है लोअर लेवल्स के पास है। निफ्टी और निफ्टी बैंक में क्लियर डाइवर्जेंस देखने मिल रही है। थोड़ी देर पहले अभिषेक भी बात कर रहे थे कि एचडीएफसी बैंक थोड़ी सी सपोर्ट ज़रूर दे रहे हैं, निफ्टी बैंक के हरे निशान में ट्रेड कर रहे हैं, लगभग 55,400 लेवल्स के आसपास है। आप गेनर्स की भी अगर थोड़ा बात कर लेते हैं तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ निफ्टी पीएसयू बैंक जो है एक प्रॉपर सेक्टोरल गेनर देखने मिल रहा है और निफ्टी बैंक भी जो है अपनी गेंस दिखा रहे हैं। निफ्टी पीएसयू बैंक में खास करके आरबीआई एमपीसी की जो मीट आई थी तो यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट बात सामने आया था कि ब्याज दरें में बदलाव नहीं है, न्यूट्रल स्टांस देखने मिला है और कमेंट्री मोर और लेस जो है एक्सपेक्टेड लाइंस में था। उसके कारण जो हम देखें पीएसयू बैंक्स में अच्छी तेज़ी आई कि इस तरह ट्रांसमिशन की बेनिफिट्स देखने मिल रही है। और हालांकि प्राइवेट बैंक भी उतने पीछे नहीं है, फ्लैटिश या ग्रीन ट्रेंडिंग पोजिशनिंग पे कर रही है। एफएसआई सेगमेंट में भी जो है हम देख सकते हैं कि अच्छी अपमूव आ रही है। वही डोनाल्ड ट्रंप की भी बात कर ले तो यहाँ पे जो है आईटी और फार्मा दोनों ही सेगमेंट में जो अनाउंसमेंट्स आ रहे थे डोनाल्ड ट्रंप के, फार्मा स्पेस में जो है लगभग 250% तक वो टैरिफ लगाएंगे
उस पे जो है ऑफ कोर्स कहे कि लगभग 12 महीना लगने वाला है। और देखिए फार्मा इंडेक्स पे जो है भारी गिरावट आई है। मैनकाइंड फार्मा, सन फार्मा, जेबी केमिकल, अबॉट इंडिया, ग्रैनुअल्स, टोरेंट फार्मा, सारे जो स्टॉक्स है डेज लो लेवल्स पे। निफ्टी फार्मा में भी जो है कुछ रिकवरी अटेम्प्ट नहीं देखने मिला। और देखिए 24 घंटा जो डेडलाइन है ट्रंप का वो थोड़े घंटों में आ जाने वाला है, तो यहाँ पे उनका कुछ पलटवार स्टेटमेंट आता है या इम्पॉर्टेंटली कहेंगे कि वो अड़े रहते हैं कि फार्मा स्पेस पे कुछ अनाउंसमेंट आएगा, उसके कारण एक अनसर्टिनिटी बाज़ार में बनी हुई है। आईटी में भी देखें तो सेलिंग प्रेशर लगा हुआ है। और यहाँ पे देखें कोफोर्ज, परसिस्टेंस, विप्रो, इन्फोसिस, एम्फोसिस, टेक महिंद्रा स्टॉक्स जो है 1 से लेकर 2% तक की जो है गिरावट के साथ ट्रेड कर रहे हैं। क्लियर डाइवर्जेंस देखने मिल रहा है निफ्टी बैंक और निफ्टी के साथ, जहाँ पे निफ्टी बैंक जो है कंफर्टेबली 60 से 70 पॉइंट ऊपर है 55,430 लेवल्स के आसपास। हालांकि निफ्टी में जो है प्रेशर देखने मिल रहा है। रियल्टी की बात करें और कुछ चंद हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज की जहाँ पे एक नेगेटिव रिएक्शन देखने मिल रहा है। और अगर कंजम्पशन खेमे में बात करें तो ऑटो सेगमेंट में भी जो है एक्सपेक्टेशंस तो था कि फ्लैट जो है रेट चेंज नहीं रहेगा, लेकिन कुछ सेगमेंट्स बाजार के एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 25 बेसिस पॉइंट्स का रेट कट आए, लेकिन वो नहीं हुआ। तो डोमेस्टिक क्यूज़ भी देखें तो लार्जली न्यूट्रल है। ग्लोबल क्यूज़ अभी भी नेगेटिव सेंटिमेंट में, हालांकि यूरोपियन मार्केट्स और यूएस फ्यूचर्स जो है हरे निशान में है। तो किस तरफ जो है रुख बदलती है और कल भी वॉलेटिलिटी रहती है, खासकर कि एक्सपायरी के कारण, उसके लिए आप अपनी पोजीशंस को जो है ट्रेड लाइट रखें। तो आज बाज़ार बंद हो रहा है जहाँ पे निफ्टी जो है लाल निशान में बंद हो रहा है। निफ्टी बैंक देखें तो कुछ सपोर्ट आई है बहुत दिन बाद एचडीएफसी बैंक की तरफ से और हरे निशान में बंद हो रहा है। तो ये आज का पूरा एक्शन था जो हम देखे। लेकिन लक्ष्मीकांत जी बहुत अच्छा लगा आप हमारे साथ जुड़े हैं, और विवेक जी भी थोड़ी देर पहले हमारे साथ थे। धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े और अहम आप जो है अपने व्यूज़ बताए। लेकिन चलिए बहुत एक्शन पैक दिन था, एक्शन पैक रिएक्शंस भी देखने मिला। लेकिन आगे क्या होगा भारत में, क्या ट्रंप की कुछ अनाउंसमेंट्स आने वाले हैं आज शाम को सेकेंड हाफ में, क्या कुछ गवर्नमेंट की तरफ से आएगा, उस पर भी हमारी नज़र बनी रहेगी। लेकिन अभी के लिए मुझे और अभिषेक को आज्ञा दें।